we were talking about VCs, and I think you being in the VC world for so long, तो जर्नी में तो बहुत चीजें देखी होंगी ना सर आपने. जैसे what I really want to know is that what is the fun of being a venture capitalist, and what do you find the most funny, what do you find the most disturbing? It's more like के हो जाते हैं ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे लगता है भाई यार ये क्या है. तो being a VC, because होता ये ना, what I have realized is that in normal fields it's very easy for people to have that, right? Funny moments, very driveful moments. But I believe that a lot of people look at VC like boring है यार, मतलब पूरा दिन पैसा काम ये वो numbers and everything. But I'm sure that there is another side to it. ये VC में सबसे फनी चीज ये है कि लोग जब सोचते हैं कि मेरे को शेयर कैपिटल से मनी उठाना है, तो वो मार्केट में ढूंढने निकलते हैं कि भाई मैं अब तक सिर्फ प्रॉफिट से कमा रहा था, चीज बेच के कमा रहा था या सर्विस बेच के कमा रहा था, अब मेरे को अपने शेयर बेच के कमाना है. तो उनको नॉलेज होती नहीं, शार्क टैंक देखा होता है या कुछ देखा होता है, तो वो बड़ी फनी सी चीज हो जाती है कि वो जब अप्रोच करते हैं तो वो धीरे धीरे उनको लगने लगता है यार ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये तो स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, और मेरा इतना अच्छा बिजनेस सेट करा हुआ है मैंने, इसको कह रहे हैं कि ये फंडेबल नहीं है. मतलब मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, घर पे गाड़ी भी खरीद ली है, घर भी बना लिया है, और अब मेरे से VC बोल रहा है कि भाई तू बता, मैं पैसे डाल रहा हूँ, मेरे पैसे का बढ़ा के कैसे देगा. मतलब अगर तेरे पास 1000 कस्टमर है तो मुझे बता 10,000 कस्टमर कैसे करेगा. वो तो कहता ही है VC, लेकिन पहले VC ये कहता है कि सारी कंपनीज VC फंडेबल होती नहीं है, 95% होती नहीं है. That is true. But ये जो आपने बोला ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ डू यू गेट दैट? मतलब लाइक मान लो मैं हूँ एक नॉर्मल लेमैन आदमी जो ये देख रहा है या जो सुन रहा है हमारी बात इस वक्त, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी VC फंडेड अप्रोच से नहीं चलाई जा सकती है. नहीं है, VC फंडेड बनी ही नहीं है, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबे यार फंडिंग दिला दे बस कोई, भाई मैं तो गेम चेंज कर दूंगा, मेरे को फंडिंग दे दो एंड आई विल run out the markets. But वही वाली बात है ना कि people don't understand that every business is not made for VC funding, right? तो लोग क्या करते हैं कि लोग अपने बिजनेस को VC फंडेबल बनाने में लग जाते हैं. यानी कि give me an example of it. एग्जाम्पल ये कि आप निकले थे 2 करोड़ रुपए ढूंढने कि उस 2 करोड़ से आप ये बिजनेस में अचीव करोगे, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप ये भूल जाते हो कि मैं वो 2 करोड़ क्यों उठा रहा था. आप कंपनी को ऐसे बनाने लग जाते हो कि आपको इन्वेस्टर 2 करोड़ दे दे. तो ये हो जाता है. जैसे कि लोग उसमें AI नाम के आगे AI लगा देते हैं, है ना, अचानक से AI. आप उनसे बात करो, आधा पौना घंटा बात हो गई, सर इसमें AI कहाँ पे है, सर हम ये सब AI से करेंगे. तो मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में होता था पहले कि कंप्यूटर और IT चल रहा है, तो सबने अपना नाम चेंज करके कंप्यूटर्स और IT बना लिया, सबने टेक कंपनी बना ली. तो वो चीज काफी हो जाती है. और इसमें कॉपीइंग का भी बहुत है. जैसे अमेरिका में ये चीज चल रही है तो हम इंडिया में भी यही चीज बना लें. तो वो अच्छा, वो ऐसे उन्होंने ये चीज निकाली है तो हम भी बना लें. तो ये बिना देखे कि इंडियन लोगों को वो चाहिए भी या नहीं, इंडियन लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी है या नहीं उस चीज को पे करने के लिए. कॉपीइंग का बहुत एंगल है इसके अंदर. ये 2 चीजें मेरे को बड़ी फनी लगती है कि जैसे कि अब ये क्विक कॉमर्स डिलीवरी है, देखा जाए तो किराना वाले सब जगह पे हैं. तो वो 5-10 मिनट में कुछ आपके घर पे चीज आधे घंटे में बेच सकते हैं. लेकिन लोगों ने इसको VC फंडेबल बिजनेस बना लिया, लेकिन लॉसेस में है. हाँ, all these क्योंकि आप जगह जगह पे हाइपर लोकल खोलोगे, डार्क स्टोर, फिर फ्लीट भी चाहिए, फिर आपको तो पैसे तो लगते हैं. ऑपरेशनली हैवी चीज में तो पैसे लगते हैं. तो अब उसको प्रॉफिटेबल जब तक नहीं लाओगे, इंडियन इन्वेस्टर जो पुराना इन्वेस्टर है, देसी इन्वेस्टर है, जो बैठा हुआ है और सालों से बिजनेस कर रहा है, उसको प्रॉफिट समझ में आता है. उसको लॉस मेकिंग 10 साल तक लॉस मेकिंग कंपनियां समझ में नहीं आती. इस वजह से ये फिर प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करती हैं. और जब ये प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करती हैं तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं. जैसे जोमेटो कितना महंगा हो चुका है. जोमेटो देखा? हाँ. अगर आप रेस्टोरेंट में 300 की चीज खरीदते हो, सेम चीज जोमेटो से मंगाते हो, आपको 500. Yes, I've noticed this. जैसे मेरे भी घर के पास एक रेस्टोरेंट है, I used to order from there, and मैं वहां से ना ऑर्डर बहुत रेयरली करता था. मैं यूजुअली वहां जाके खाता हूँ,
क्योंकि बिरयानी है एंड आई लाइक इट एकदम गरम गरम मजेदार, राइट? मैं वहां जाके खाता हूँ, द प्लेट इज कॉस्टिंग अराउंड $350. सेम प्लेट आई एम ऑर्डरिंग एट माई प्लेस एंड दैट इज कॉस्टिंग मी $450, बट उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। And I'm like, यार ये क्या है? ये एक्चुअली इंडिया में पहले लोग And I don't understand कि ये रेस्टोरेंट कर रहा है, ये जोमेटो कर रहा है, ये स्विगी, who is doing this? I have no idea. रेस्टोरेंट वाला ये सोच रहा है कि मैं जोमेटो को, स्विगी को 25 से 30% दे रहा हूँ, प्लस मैं और एडिशनल चार्जेस, प्लेटफॉर्म फी वगैरह दे रहा हूँ, हाँ, तो फिर मैं क्वांटिटी में से काट लेता हूँ, कम कर देता हूँ। कुछ तो करेगा ना, अपना हाँ, पैसा भी तो निकालना तो है। आपको वो चीज डबल महंगी मिल रही है, हाँ, और साइड साइड क्वांटिटी कम मिल रही है, और कंपनी लेकिन प्रॉफिटेबल हो गई है, जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गई है, शेयर लाइफ टाइम हाई पे आ गया। So at the end of the day कस्टमर मर रहा है भाई। कस्टमर कस्टमर तो उसका काम है कष्ट से मरना। बैंड सिर्फ कस्टमर की मर रही है। पता है अभी थोड़े दिन पहले आई वाज इन इटावा विद माय फ्रेंड्स, तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो ना बेकरी बिजनेस करता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, उसका होलसेल भी है बेकरी का। तो हम उसके गोडाउन में खड़े हुए थे, मैंने देखा, मैंने कहा यार मेयोनीज ये वाली रखी है और ये वाली रखी है। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या फर्क है? कहता है ये 40 रुपए किलो है, ये 160 रुपए किलो है। तो मैंने कहा है तो दोनों मेयोनीज ही। कहता हाँ। मैं फर्क क्या है? कहता भाई फर्क ये है कि ये जो 40 रुपए किलो है ये डालडा से बनी है, खाली खोखा है, ये एक हफ्ते लगातार खाएगा पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। मैंने कहा ये 160 वाली, कह रहा है ये ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा यार एक बात बता, ये मतलब व्हाई डू यू कीप बोथ द स्टॉक्स? देयर लाइक के तू इसको ऐसे समझ, जो बंदा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है, या फिर अगर तू ये किसी ठेले पे खा रहा है, किसी नॉर्मल उस पे खा रहा है, अब वो 160 रुपए किलो वाली तो खरीदेगा नहीं, वो खिलाएगा तो वो कंगाल हो जाएगा। तो वो खिलाता है तुमको 40 रुपए वाली मेयोनीज, वो खिलाता है तुमको 50 रुपए किलो वाली सॉस। अब उसमें डलता क्या, वो तो हमें पता है क्योंकि हम तो बेच रहे हैं, पर तुम्हें पता नहीं है। तो मैंने कहा फिर 160 वाली अच्छी होगी। कहता देखो अनहेल्दी तो वो भी है, ठीक है। अच्छा। कह रहा है, तो मैंने कहा तो फिर मैं एज अ कस्टमर क्या करूं? कहता भाई कस्टमर तू शब्द सुन ना, कष्ट से मरना है तेरा काम, तू कस्टमर है, ठीक है, ज्यादा खुश मत हो, तू ये खा चाहे तू वो खा, तेरा जाना पक्का है। अब शहद को देख लो, शहद एक्चुअल शहद मार्केट में है ही नहीं, 95% वो शुगर का, जो शुगर से कौन सिरप सर, कौन सिरप? मैं तो इतना कहता हूं, चाहे वो कोई हो जाए ब्रांड, मैं तो इतना कहता हूँ, शहद का कलर आप उसकी विस्कोसिटी देख के बता दोगे कि ये असली है या नकली है। जिसको शहद का एक्चुअल नॉलेज, जिसको आदत है ना, वो तो व्हाट इज दिस शिट। और शहद उतना मीठा भी नहीं होता, जो खाते हैं उनको पता है। अगर आप मतलब आई वोंट टेक नेम्स, एक बढ़िया सा बॉटल आता है, नहीं जो एक्चुअल आगे शहद बर है वो करके इतना महंगा है कि आम आदमी ब्रांड नेम नहीं है, खरीद सकता। उसके आगे लगा लो आप एंड बर से होता है, उसका आप खाना कभी, इतना चमकीला शहद, एंड यू विल सी दैट ओ इतना मीठा लगेगा आपको, उतना मीठा होता नहीं है शहद, उतना मीठा होता नहीं है। और बेसिकली वही है कि कस्टमर की पहुंच की चीज देना उसको, गन मचा रखा है। हाँ, और उसको बड़ी क्वांटिटी में बेचना, तो आपको अगर कॉर्नर्स कट करने पड़े तो लोग कर रहे हैं। एंड आई बिलीव दैट talking to you from, like, we've been talking before this also, right? And I understand ke because you come from a capitalistic world, right? You're a venture capitalist, and your company Consultancy Ventures, it also invests in various startups. I'm really intrigued by the process of this whole VC funding, right? So I want to know that, जैसे आपके पास कोई पैसे मांगने आता है, या यू बिल्ड इन अ फंड, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, राइट? व्हाट आर द मोस्ट फनी मोमेंट्स यू एवर हैड कि बे यार ये क्या बात कर रहा है? हुआ है कभी ऐसा आपके साथ, जब आप पैसा डालने गए हो और आपको लगा हो कि ये एक साउथ से बंदा आया था मेरे पास, तो ही वाज सुपर कॉन्फिडेंट। तो मैंने उनसे बोला कि आप क्या चीज बना रहे हो? कहते सर मैं $3 बिलियन की चीज बना रहा हूँ। तो मैंने कहा मतलब 3 बिलियन की चीज आप बना रहे हो? तो कह रहा मुझे $1 बिलियन चाहिए अभी फंडिंग। तो मैंने उसको बोला कि मतलब 1 बिलियन चाहिए तो स्टेज वाइज चाहिए होगी ना, कि अभी 10 मिलियन से शुरू किया आपने, तो कहता नहीं सर अभी 1 बिलियन चाहिए, 1 बिलियन चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा 8-8,500 मैंने उसको थोड़ा नेगेटिव बोल दिया,
हाँ तो मैंने बोला कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, मतलब तो उसने मुझे सर स्टार्टअप मिशन केरला के अप्रूव्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर का दिया हुआ वैल्यूएशन मैं फाइल आपको भेज रहा हूं, मेरी $3 बिलियन की वैल्यू है, 0 रेवेन्यू, 0 प्रोडक्ट, प्री रेवेन्यू, 0 टीम, एक बंदा नहीं है टीम में, एक बस फाउंडर खड़ा है बस, और उसने मुझे $3 बिलियन की फाइल भेज दी जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने दी हुई थी। तो अब बताओ। इसमें गलत क्या है, मुझे ये बताओ। नहीं मतलब कुछ तो देखो झोल है ये तो ये तो देखो अभी हम बात कर रहे थे इतनी अनफिल्टर्ड, ये तो सच है। आप 3 बिलियन का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाने निकले, ठीक है? हाँ, which is close to around 20,000 crores। हाँ 20,000 करोड़ का, हाँ उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो वो आप हाँ ज्यादा ही हो जाए 24 हाँ 25,000। अगर आप उसको करना चाह रहे हो तो आप ऑपरेटर हुए, तो आप कुछ पैसे तो लगा नहीं रहे, तो 100% प्रोजेक्ट की फंडिंग इन्वेस्टर कर दे, ये कहाँ होता है कि 100% मैं फंडिंग कर देता हूं, तू सिर्फ बना दे और मेजोरिटी शेयर तू अपने पास रख, मेरे को छोटा सा इतना ही होगा तो मैं ही बना लूंगा। कोई भी बना लेगा। हाँ मतलब अगर 1 बिलियन मिलना ही है किसी को तो वो तो मैं और आप और कोई भी बना लेगा। सही बात है। तो रियलिटी ऑफ द ग्राउंड जो है ना वो लोगों को समझना, यही डील, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस। यही डील कोई हाँ। बिलियनियर बंदा जो ऑलरेडी रिच हो, हाँ वो लेके निकलेगा। हाँ और वो सपोज इनके पास जाएगा, दुबई के बिल्डर्स के पास, और वो इसको बोलेंगे हाँ हम डालते हैं, पैसा डालेंगे, 1 बिलियन 4 स्टेजेस में डालेंगे, और लेकिन जो हम पहला ट्रांच डालेंगे 50-50 कर, आधा तू डाल आधा हम डालते हैं। हाँ उसमें ये डील समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई एक बंदा इतनी बड़ी एस्पिरेशन को लेके चले जीरो मनी के साथ और जीरो, वो इस टाइप की चीजें हो जाती है। ये जो आपने बोला कि ये अप्रूव्ड आया है आपके पास फाइल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एम्पैनल्ड विद स्टार्टअप मिशन केरला। मुझे ये जानना है, ये इसमें आपने ढूंढा कि ये पीछे का झोल क्या है? नहीं देखो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन एक ओपिनियन होती है कि मेरी ओपिनियन ये है कि इस चीज की इतनी वैल्यू है। दूसरे बंदे से आप पूछोगे वो कहेगा मेरी ओपिनियन है इतनी वैल्यू है। ठीक है, दोनों की सेम नहीं होगी। मेक सेंस। लेकिन अपनी फीस बनाने के लिए आप क्लाइंट जो मन में चाह रहा है वैल्यूएशन, आप सीधा छाप के दे दो ठप्पा मार के कि भाई मेरे तो पैसे बन रहे हैं इसमें, मेरे को तो फीस के मिल रहे हैं, और वो खुशी खुशी देगा कि मेरे को 3 बिलियन की वैल्यूएशन मिली। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि भैया इस वैल्यूएशन में कोई डालेगा नहीं, पैसा डालने वाला भी तो चाहिए, वो बताएगा नहीं, मैं तो बना के दे दूंगा। ये है कहानी। इसी टाइप से जैसे लोग आते हैं ना जिनको थोड़े पूरी नॉलेज नहीं होती, तो इस वजह से वो उल्टे सीधे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। This brings me to a very interesting point. What do you think? Do you actually feel that funding makes the game easy? And in your knowledge, what went wrong with the startup ecosystem of India? Because if I look back at it, अगर मैं देखूं 2021 का या 2020 का, 2019, 20, 21 का सीन बहुत अलग था। आज की डेट में सीन बहुत अलग है। ना तो VCs पैसा डालना चाह रहे हैं, VCs have lost trust over the founders. A lot of founders have taken exits, right, which they should not have taken, and not side पे exit लेते हैं ये लोग हमेशा, right? And I genuinely feel that there is more to it because you come from that world. ये रोज करते हो आप मेरे को बताओ what actually went wrong. देखो, स्पीड एंड स्केलेबिलिटी मांगी VC ने जब पैसा डाला 2019 में 20 में, उसने बोला मुझे तू 3 साल के अंदर 1 बिलियन की कंपनी बना दे, यूनिकॉर्न बना दे। ठीक है, तो मार्केट रियलिटी से हटके तो नहीं बना सकते ना आप। इंडियन कंज्यूमर है, परचेजिंग पावर बिल्कुल लिमिटेड है। मतलब जो टॉप 5% की पॉपुलेशन है, सारी MNCs मल्टीनेशनल कंपनी उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना रही है, टॉप 5-10% के लिए। तो आप अगर मास बनाते हो तो आपके प्रॉफिट नहीं होता, अगर आप प्रीमियम बनाते हो तो आपकी छोटी मार्केट है। वहां की सारी कहानी है। तो उनको पुश किया VCs ने। अब कई लोगों ने उसमें गेम बना दिया कि अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग। लेट्स I'm getting, you're trying to say, you're pointing out fingers at the financial engineering which is being done in the account statements, right? Let's narrow this down. बहुत सारी चीजें, इसको थोड़ा सा deep dig in करते हैं, and let's can we
understand this from the example of Byju's? Can you बायजूस ले light लो, to it? बायजूस आपको Okay. एक एक क्योंकि सिस्टम, $22 बिलियन के वैल्यूएशन से 0 पे आ जाना इज अ बिग थिंग. शुरू से ही मॉडल फ्लॉट था उसका, ठीक है. शुरू से ही मॉडल फ्लॉट था, बट उसने Let's dig down deep and understand the flaws in the model and where they actually went wrong and what should not be done if someone is planning to do something right now. बिल्कुल. उसने क्या करा कि उसने ये बोला कि अभी तक आप क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक है. ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ते हो, हम्म. अब हम आपको ऑनलाइन एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो एक पूरा प्लेटफॉर्म होगा. हाँ. एक आपका जो पैड है, पैड के अंदर ही आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ही विजुअली अपीलिंग टाइप से 3D इमेजेस के साथ हम आपको सारे साइंस के पढ़ाएंगे सब कॉन्सेप्ट सिखाएंगे. Yeah. अब वो क्या है कि कोविड के टाइम पे तो लोग ऑनलाइन कर रहे थे बिकॉज उनके पास चारा नहीं था. लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में सीख नहीं पा रहे थे. ओके. इट वॉज नॉट ईजी. जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो कि आप उसको पूरी क्लास को सुनो, कोई बोलने वाला तो है नहीं. Yeah, even this is a very big thing. Someone told me that Unacademy के courses का completion rate is only 3%. आपने ऑनलाइन तो कर दिया लेकिन बच्चे उससे वो एडवांटेज ले नहीं पा रहे. हाँ. फिर आपको ये लगा कि मेरे वीसी बहुत बड़े बड़े बिठा रखे हैं बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पे, वो मेरे को पुश कर रहे हैं कि नंबर्स लाओ. तो आपने बायजूस ने 1650 लोगों की आर्मी रख ली, 1650 मार्केटिंग के लोग रख लिए जिनका काम था कि वो पेरेंट्स को जाके वो जो इतना महंगा जो उनका प्रोडक्ट था वो बेचे, कि ये बेचो. तो वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर कॉर्नर्स कट करके वो बेचने के निकल गए. तो ये मॉडल कब तक चलता? इसकी लेग्स ही नहीं थी मॉडल की. और जैसे ही कोविड खत्म हुआ लोग वापस ऑफलाइन पे आ गए बिकॉज ऑफलाइन में बच्चों को कल्चर मिलता है, क्लासमेट्स मिलते हैं, उनको समझ में आता है, वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है. तो वो दोबारा जो ऑनलाइन से जो सारा एजुकेशन शिफ्ट हुआ था वो दोबारा ऑफलाइन पे आ गया. तो बायजूस का तो ये है कि दे वर ऑलवेज इन द मीडिया बिकॉज ऑफ देयर हाई वैल्यूएशन. और दूसरी बात पीआर बहुत करते थे तो इस वजह से थे, बट जो नीचे का बिजनेस मॉडल था वो फ्लॉड. So do you think the kind of marketing strategies they were indulged in के मार्केटिंग में पैसा इतना खर्च हो रहा है, मार्केटिंग के लिए लोग इतने रखे हुए हैं, उसकी वजह से जो उनके प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट है या वो उन्होंने बहुत ओवर इन्फ्लेट कर दी थी विच वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर्स. बिकॉज देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, he used to work in Byju's, right? So he was a business development associate, like the way you told, people who are marketing the product. भाई उस बंदे ने 6-7 महीना काम किया और उसके बाद he was devastated. He was like, damn, भाई क्या कर रहा था मैं? And I was like, कि क्या हो गया, तू इतना परेशान क्यों है? वो he's like, dude, I feel like hanging myself, bro. I'm like, what happened? He's like, यार मैं 6 महीने से बेच रहा हूँ माल, मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूँ, I'm selling it like crazy and everything, and now people whom I sold the things, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई तुझे पाप लगेगा ब्रो, तुझे पता नहीं है तूने हमारे साथ क्या कर दिया. क्योंकि मैंने उससे पूछा क्या किया. He was like, यार ऊपर से प्रेशर था, रोज गाली पड़ती थी, भाई हम जाके बेचते थे तो हमने बेचा, जिसको जो मिला उसे पकड़ के बेचा. तो हमने ऐसे लोगों को भी बेचा जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको फाइनेंस करा दिया. अब वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि उसकी ईएमआई जानी है. वो आके मेरे को गाली दे रहा है कि भाई क्या 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 खरीदवा दिया ये तूने मेरे को, अब मैं पागल बैठा हूं जो अगले 6 महीने तक इसके लिए पैसे भरूं. This is the kind of anger people had against the people who were sold. And the best thing is, पता है क्या है, when you're institutionalized, no, there is very less that a normal person can do with that institution. जैसे for an example, कल को आप कोई कंपनी खड़ी कर दो बहुत बड़ी, right? अब मैं तो कंपनी को जानता हूं, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता, और अल्टीमेटली कंपनी लॉज आर वेरी डिफरेंट, राइट? तो इवन इफ आई ट्राई एंड गो एंड फाइट इट आउट इन द कोर्ट, आई विल बी जस्ट बैंग्ड ऑन, आई विल बी फक्ड, डूड. तो अल्टीमेटली बात ये है कि वंस यू इंस्टीट्यूशनलाइज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग, देयर इज वेरी लेस पीपल कैन डू अबाउट इट. लोग ज्यादा कुछ उखाड़ ही नहीं पाते उसका, और यही हुआ है. लोग कुछ कर नहीं पाए हैं. आप ज्यादा से ज्यादा किसी कंपनी का बंदा ईमेल कर देगा, सॉरी बोल देगा आपको. फिर कोर्ट कितने लोग जा पाते हैं? लॉयर्स आर सो कॉस्टली. जितना आपके पैसे लगे उससे ज्यादा तो लॉयर्स में लग जाते हैं. तो वो है. और उसके बाद इसने ये भी किया ना, जैसे
इनके पास प्रेशर होता है कि आपके इतने हाई लेवल इन्वेस्टर बैठा है, हाँ तो जो इनके पास इन्वेस्टर बैठे होते हैं वो सारे टॉप क्लास होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऑडिटिंग फर्म रखनी है, अकाउंटिंग फर्म रखनी है, लॉयर रखने हैं, सारे टॉप क्लास ब्रांड चाहिए मेरे को तो प्राइस वाटर हाउस कूपर का वो चाहिए अकाउंट्स ऑडिटेड, या डिलॉयट का चाहिए मुझे ऐसे। अब वो फर्म आपने रखी, वो फर्म अकाउंट साइन ही नहीं करना चाह रही क्योंकि उसमें तो घपला है। जो नंबर्स दिखा रखे हैं एक्चुअल में, सेल दिखा रखी है, नेक्स्ट राउंड की वैल्यूएशन देने के लिए दिखा रखी। तो मतलब वो अच्छा, लास्ट के 1.5-2 साल से बायजूस की जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती थी सारी नेगेटिव आती थी। हाँ तो वो जो पीआर उसने पहले कर रखी थी लोगों के माइंड में बायजूस ब्रांड की, वो नेगेटिव हो गई। सारी दुनिया कहने लगी भाई ये तो बायजूस है। तो सब we made a video on Byju's in 2021 ending. That was the first video which blew up on my channel. वो गंदा फटा because उसके अंदर we came very straight to the point. We were like, dude, this is going absolutely wrong. Just look at it. लोगों ने देखा, लोगों को एक्चुअली में समझ में आया कि हाँ भाई हमारा तो कट रहा है यार, हमारा तो गलत कट रहा है. And that is when people watched the video blew up. A lot of things were happening. I was getting call from the company and blah 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 shit. But I was like, man, maybe we did something right. हमारा एक इन्वेस्टर था, उसने एक बहुत फेमस ऐप है जो कपल्स बनाती है, मेल फीमेल को मिलाती है, तो उस ऐप में पैसे डाले थे. डेटिंग एप्स होती है ना, उसमें पैसे डाले थे. एंड डेटिंग तो कहने की बात है, अब तो सीन बहुत हैवी हो गया सर. तो उनका पर्पस यही है कि जो लोगों को मुश्किल आ रही है ढूंढने में ऑपोजिट सेक्स को, फन करना है भाई. हाँ, तो वो कैसे करें? फन करना, फन करना है भाई. पैसे डाले उसने तो देखेगी यार ये तो ग्रोथ बड़ी कम आ रही है, शोर बहुत है मीडिया में, ऐप सब जानते हैं नाम. अच्छा. तो वो पीछे जाके पता चला कि ऐप के जो फाउंडर थे उसने 100 लोगों की गर्ल्स की टीम रखी हुई थी जिन्होंने अलग अलग नामों से उस पे प्रोफाइल बना रखे थे ऐप के ऊपर, और वो ये दिखाने के लिए कि इस ऐप पे 94% बॉयज थे, 6% गर्ल्स थी. तो वो गर्ल्स भी जनरली बहुत कम थी जो इंटरेक्ट बहुत कम करती थी. तो भाई ने एक 100 गर्ल्स को एम्प्लॉय रखा हुआ था जो उस ऐप पे जाके डेटिंग की बातें किया करती थी अपनी ऐप को पॉपुलराइज करने के लिए. सो इट्स मोर लाइक कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला हुआ है भाई जाओ तुम लोग 10-10 बार वीडियो देखो, वॉच टाइम बढ़ाओ, पैस तो उसने फिर बड़े मुश्किल से पैसे निकले उसके, जब एक राउंड हुआ उसमें बड़ी मुश्किल से निकाले. People do this. I mean, this brings me to a very interesting part of the startup ecosystem in India. Can you point out a few malpractices that have been in the world since long or are new to this ecosystem? You mean the startup ecosystem? हाँ, मतलब हिंदी में बोलते हैं भाई इसको. मुझे बताओ कि गंद कैसे मचा रहे हैं लोग. गंद तो बहुत जगह काट कैसे रहे हैं लोगों का, ये जानना है. देखो सबसे ज्यादा तो वही होता है कि आप इतना बिजनेस नहीं कर रहे होते जितना आप दिखाते हो. सबसे बड़ा तो यही है. Explain this to me using some figures and bifurcations. जैसे कि आप like the way you talked about financial engineering. हाँ. थोड़ा सा put light onto how the financial engineering happens so that anyone जिसको आज कोई चीज देख के बड़ी fascinating लग रही है उसे एटलीस्ट समझ में आए कि भाई इसमें ये चीज भी हो सकती है. जैसे अकाउंट्स में हम कहते हैं ना कि यार कंपनी इतना रेवेन्यू करेगी, फिर इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, फिर नेट प्रॉफिट होगा. हाँ. तो वो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो डेफिनेशन होती है ना, वो अपना एक नए टाइप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले आते हैं, एडजस्टेड एबिटा, एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और उसमें जो फॉर्मूला यूजुअल होता है उसमें थोड़ा ट्वीक करके जानबूझ के वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पॉजिटिव दिखाते हैं कि लॉस में नहीं है. अच्छा. जैसे आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो सबकी कैलकुलेशन करते हो आप. हाँ. ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है. अब आप उसको थोड़ा चेंज कर दो ताकि फिगर बेटर आए, और उसका नाम जब आप अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करो तो उसमें एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस टाइप से नई टर्म बना के. और ये सिर्फ इंडियन स्टार्टअप्स नहीं करती, ये यूएस की स्टार्टअप्स हर जगह हो रहा है, हर जगह. जैसे लॉन्ग बैक आई क्रिएटेड अ वीडियो, नाम में से मैं लेना नहीं चाह रहा बट ठीक है, पापा अर्थ का वीडियो बनाया था हमने. एंड उसमें तो भाई
आई वॉज पॉइंटिंग आउट, मैं कह रहा था लोगों को, भाई एक बार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के तो देखो यार, तुम DRHP पढ़ो, 800-900 करोड़ की तो गुडविल क्लेम कर रखी है, मतलब मजाक है क्या? तुम्हारी बैलेंस शीट में तुम 900 करोड़ का गुडविल क्लेम कर रहे हो एज ए एसेट। 900 करोड़ इज नॉट, से हलवा नहीं है। बिल्कुल गुडविल मतलब आप कह रहे हो कि 900 करोड़ रुपए की मेरी गुडविल है, ये मेरी अच्छाई है मार्केट में जो घूम रही है, और इसकी वैल्यू मैंने अपनी बैलेंस शीट में डाली हुई है टू मेक द बैलेंस शीट लुक वेरी पावरफुल, राइट? सेम चीज किंगफिशर एयरलाइंस ने की थी। I believe if you compare it with any of the big business house of our country, right? You look at Reliance, you look at Tata's, you look at Aditya Birla Group, at least their balance sheet is substantially strong enough. They've got real assets in it, right? Made up balance sheets नहीं है। बिल्कुल। If you look at Reliance, so you will not find them claiming an unnecessary amount of goodwill, right? And if they are doing so, if they're claiming good amount of goodwill in terms of crores, then of course they've also built a very big business empire, right? If you are sitting at a refinery which is 7,000 acres of land, one of the largest refineries in the whole world, right, contributing towards 5% total exports of the country, तो भाई तब बनता है। तुम यहाँ पे फेस वॉश बेच के अगर बोल रहे हो ना कि 900 करोड़ का गुडविल लेके बैठा हूं मैं, दैट इज स्टूपिड, राइट? और जनरली कितने लोग होते हैं जो पढ़ते हैं एक्चुअली फाइनेंशियल? नोबडी डज। दैट इज द रीजन वी क्रिएट वीडियोस। हम बनाते हैं, हम उसमें दिखाते हैं कि भाई ये देखो, ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट लुक एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। बिल्कुल यही किंगफिशर एयरलाइंस ने भी यही किया था, उनको लोन नहीं मिल रहा था क्योंकि लॉसेस बहुत। 14-15 करोड़ के प्रॉफिट में 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन, हाउ स्टूपिड इज दैट? उन्होंने बैंक को कोलैटरल देने के लिए था नहीं रियल एस्टेट वगैरह जिसे देते हैं ना, उसके बदले लोन में। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट अभी? किंगफिशर एयरलाइंस। ओके, या 5,000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू दिखाई हुई थी कि किंगफिशर ब्रांड इज 5,000 करोड़। हाँ। और उसको बैंक को दे रखा था एज कोलैटरल 5,000 करोड़। और जब किंगफिशर एयरलाइन डूबी तो बैंक को बोला मिनिस्ट्री ने कि आप बेच दो ब्रांड 5,000 करोड़ में। कैसे बिकेगा भाई? ले भाई, लोगों ले यार, दे पैसे दे, चल लोगों तो मैं घर पे बना लूंगा। इस टाइप की चीजें हैं। और बाकी थोड़ा ये भी है कि जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स होते हैं, हाँ, नॉट ऑल आर एक्चुअली बिलीव इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि मुझे तो इस प्रॉब्लम को जो मैं सॉल्व करने निकला हूँ उस पर पैसा लगा के सॉल्यूशन निकालना है। ऑब्सेशन नहीं होता। फिर वो एक ना इंडियंस की शायद ये इंडियन ट्रेट है कि जब भी वो फर्स्ट टाइम पैसा देखते हैं तो उनको अच्छा घर, मर्सिडीज गाड़ी, और फिर वो सारे शौक कि मैं फैमिली को भी सेट कर दूं और मैं ये भी कर दूं और वो भी कर दूं, उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो जाती है। सेकंड थर्ड राउंड तक आते हैं, हो सकता है निकले हो वो कि मैं यूनिकॉर्न बनाऊंगा, लेकिन जब वो मुश्किलें झेल के और राउंड रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मनी को मिसयूज भी करते हैं। हाँ, उन्हें लगता है हर एक राउंड के बाद एक गाड़ी तो आ जानी चाहिए। जैसे जैसे फंडिंग राउंड का अमाउंट बड़ा होता है, वैसे वैसे स्पोर्ट्स कार की वैल्यू बढ़ जाती है। बाकी ऑफ कोर्स, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट या सच है ये भाई। जाके देखो ना गुड़गांव का सेकंड रिचेस्ट आदमी कौन है। अच्छा वो मुझे पता है, दीपेंद्र गोयल। हाँ, दीपेंद्र गोयल। तो यार उसने प्रॉफिटेबल करके दिखाया कंपनी को, जो कि बहुत सारी स्टार्टअप्स कर नहीं पाती। लेकिन जो यूजर्स हैं उनको पेन फील हो रहा है क्योंकि महंगा पड़ रहा है जोमेटो। उसका एडवांटेज कोई और कंपनी लेगी नहीं लेगी, आई डोंट नो। अभी तो सिर्फ दो ही हैं, स्विगी और जोमेटो, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है। पहले तो दिस ऑलवेज इंटरेस्ट्स मी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अभी थोड़े टाइम पहले आल्सो। आई रियली वांट टू नो दैट व्हाट हैपेंड इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड फ्रॉम द साइड, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, राइट? तो मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूँ, आई एम श्योर दैट बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द करंट गवर्नमेंट, व्हाट हैव दे डन in terms of business, in terms of the ecosystem, and how has it affected the financial world of today? And भाई गन किसने क्या मचाया, I really want to know that, because very few people have an idea of it. And क्योंकि आपने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से happening in front of you with your naked eyes, I'm sure that there's a lot of light that needs to be put on this. देखो ऐसा है कि जो स्टार्टअप सेक्टर है, हाँ, ये यूएस से क्यों लेके बना है। मतलब यूएस देखा है लोगों ने कि वहां पे कैसे सिलिकॉन वैली ने कंपनीज को फंड किया है, और वहां पे जो इंडियन सेटल्ड हैं वो सारे टॉप परफॉर्मिंग लोग इंडिया के हैं, जो आईआईटीज के और जो वहां गए हुए हैं।
तो वो जो पूरा इंडियंस का सेट है ना, वो सारे इंटेलिजेंट, वेल ऑफ पीपल हु नो व्हाट इज हैपनिंग। तो वहां से क्यों लेके टाइगर ग्लोबल सबसे पहले आया इंडिया में। गवर्नमेंट सपोर्ट पिछली गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, वाज जीरो। Okay, Startup and why do था you say ही that? नहीं। Can you? देयर वाज नो कंसेप्ट कि एक कॉलेज के अंदर इंक्यूबेटर हो, उसको फंडिंग कहाँ से मिले, उसके अंदर बच्चों को स्पेस मिले ऑफिस करने की, कुछ सीट्स मिले, उसमें उनको अवार्ड्स मिले, उनको हाँ, मतलब सीन ही नहीं है। था ही नहीं। हाँ, तो टाइगर ग्लोबल, लीफ एक्सेल वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट वन जिसने ये कहा कि मैंने चाइना में बिलियंस बनाए कंज्यूमर सेक्टर में, तो मैं इंडिया में क्यों नहीं बना सकता। तो वो आया सबसे पहले। छोटी मोटी फंडिंग हो रही थी, लेकिन रियल बिग वे में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को सोचना कि मैं इसमें अमेजोन टाइप बनाऊंगा, इसको अलीबाबा टाइप बनाऊंगा। हाँ। And Flipkart was one of the initial movers. हाँ, इनिशियल मूवर्स था। हाँ, पहला लोगों ने startup देखा में- यार ये 1 बिलियन की बातें कर रहे हैं। मतलब उससे पहले जो कंपनियां होती थी 50 करोड़, 10 करोड़, 30, 40 करोड़, 50, स्ट्रेट अवे टॉकिंग अबाउट पूरे इंडिया को कवर करेंगे, पूरे इंडिया में ई कॉमर्स चलाएंगे। It must have sounded very crazy to people when they were having this conversation in the initial. Yes, it was very crazy. Yeah. तो उसमें लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं था, गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं था, सरकार का कोई वो नहीं है। कोई रोल नहीं था। हाँ, because Flipkart came back in 2007-2008, right? हाँ, तब तो- something like that. तब हाँ। तो मैं कुछ था ही कुछ नहीं। आप देखो स्टार्टअप खुलती थी, ज्यादा फंडिंग मिलती नहीं थी, कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाती थी या कहीं ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती थी। एक्चुअली में स्टार्टअप इंडिया जो बनाया गया, इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल टिंकरिंग लैब्स, और हर कॉलेज के अंदर 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर खोले। गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि इंक्यूबेटर खोलो, उसका स्टाफ रखो, उसमें फंडिंग करेंगे, गवर्नमेंट फंड करेगी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। वो 2016 के आसपास स्टार्ट हुआ मोदी जी के आने के बाद। उस समय जब मैंने शुरू किया था कंसल्टेंसी, तो 2016 में 416 कंपनियां रजिस्टर्ड थी पूरे इंडिया की, बस स्टार्टअप इंडिया में। ओके। और वो आज 1,30,000, मतलब, और बहुत बड़ा है। अर्ली स्टेज फंडिंग अभी भी एंजल इन्वेस्टर करता है, या फिर गवर्नमेंट करती है। ले लो 25 लाख, 50 लाख, 40 लाख ग्रांट्स ले लो। और ये 500 जो इंक्यूबेटर खुले हैं उनमें से 100 इंक्यूबेटर एक्टिव है, बाकी 400 इतने एक्टिव नहीं है। और इतना पैसा कंपनीज को बटा है, देखो कि आज एक स्टूडेंट जो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला, और पढ़ाई एवरेज, ज्यादातर कॉलेजेस में एवरेज पढ़ाई है, अनलेस आप IITs या उसमें हो, अनसेट, लेकिन वहां से आपको ये कि नहीं, मेरे को नौकरी नहीं करनी, मैं तो स्टार्टअप ही करूंगा। तो आज उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एक स्टार्टअप इंडिया में जाके ऑफिस स्पेस मिल जाएगी, उसको फंडिंग मिल जाएगी, उसको इंडस्ट्री लोगों से इंटरेक्शन मिल जाएगा, उसको मेंटर्स मिल जाएंगे, उसको ऑनलाइन फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो ये सारा अंडर करंट गवर्नमेंट हुआ। और आज अगर आप नंबर ऑफ फंडेड कंपनीज भी देखो, आप देखो, रोज देखो, VC योर स्टोरी, VC सर्कल, सब कितनी फंडिंग हो रही है। Can we put in more light to what happened at the time of when the Congress government was in power and when BJP government came in power? What changes did they bring economically? Which of course, मतलब economically कुछ भी बदलता है तो business ecosystem पे तो impact आता ही आता है। And I'm sure कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हो रहा था, क्योंकि अगर हम 2012-2010 से आज का इंडिया कंपेयर करें, आज का बिजनेस इकोसिस्टम कंपेयर करें, तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या बदला है और क्या गन मचा हुआ था उस टाइम पे? देखिए 2005, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव लीजिंग, इफ यू कुड एक्सप्लेन व्हाट इज दैट। श्योर, मैं बताता हूँ। जैसे 2005, 6, 7 में बहुत बूम कर रही थी ग्लोबल इकोनॉमी, दबा के पैसा गवर्नमेंट्स डाल रही थी सेक्टर में, और कंपनीज की एस्पिरेशन ये हो रही थी, भैया आज 10 लाख का हूं, 2 साल में 100 करोड़, आज 10 करोड़ का हूं, 2 साल में 100 करोड़। तो ये गवर्नमेंट डालती थी पैसा, गवर्नमेंट भी खूब फंडिंग कर रही थी मार्केट में, और बहुत इजी लोन्स अवेलेबल थे, और कंपनीज भी सुपर एक्सपैंड कर रही थी ग्लोबली। लेकिन लीमन ब्रदर्स क्राइसिस आया 2008 में। ओके। वो उसके बाद एकदम से भयंकर स्लंप आ गया, रिसेशन आ गया। तो उस टाइम पे जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, US, कनाडा, UK, यूरोप की कंट्रीज, उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग करके शुरू किया। हाँ, क्वांटिटेटिव, या वो ये इन्होंने शुरू किया कि हम
बहुत सारा मनी इजीली अवेलेबल कराएंगे मार्केट में, इकोनॉमी में, ताकि वो ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ दोबारा आए और रिसेशन चला जाए। हम बिजनेस के पास मतलब पैसा हो, पैसा इजी अवेलेबिलिटी एक्सपैंड करे और चीजें वो हम कराएंगे। ठीक है। लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया? उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे क्रोनी कैपिटलिज्म चलाया। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको जेन्युइन बिजनेसेस को पैसा प्रोवाइड करना था लो इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन आपने बैंकों की बैलेंस शीट खाली कर दी, 20 लाख करोड़ का लोन बांटा और सारा फोन बैंकिंग के थ्रू कि भैया फोन आ गया है, इनको 20,000 करोड़ दे दो, इनको 10,000 करोड़ दे दो, वीडियोकॉन को 80,000 करोड़ दे दो, ये सारा ये लोन बांटा। और उन्होंने ये सोच के बांटा, सिर्फ एक फोन कॉल पे कि मिनिस्ट्री से फोन आ गया सीधा बैंक के चेयरमैन को, तो फोन बैंकिंग। और उन्होंने ये सोच के बांटा कि देखो 2G स्कैम हो गया, इतने सारे स्कैम हो गए, तो हम तो पावर में आ नहीं रहे, हमारी जो IB है हमें खुद बता रही है आप नहीं आ रहे पावर अब तो उड़ गया है अपना, जितनी रेपो वेपो थी सब बैंड बच चुकी है। तो गांव को हम किसी और को देंगे, अगली सरकार को, तो वो जला हुआ गांव दे, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, इतना जला दो। Put more light to it from the whole economic perspective. देखिए एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है, उसको जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसको बेसिक लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए होती है, जिससे वो परफॉर्म करता है, इकोनॉमी बड़ी होती है, जीडीपी ग्रोथ होता है, सबको सैलरीज मिलती हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, लोगों के पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आते हैं। तो वो जो एक सेटअप है उसको चलाने के लिए अगर आप बेसिक चीजें ही निकाल दोगे बीच में से, तो वो तो जीडीपी माइनस में, रिसेशन में आ जाएगा इकोनॉमी। बिल्कुल मेक सेंस। तो उन्होंने ये करा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे, जो कि फॉरेन गवर्नमेंट्स कर रही थी, इन्होंने उल्टे सीधे 20 लाख करोड़ के लोन बांटे सारे कंपनीज को, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल ऑफ दीज कंपनीज दैट वी सी, Arcom, Reliance Capital, Reliance Communications, Reliance Capital, Videocon, JP, ABG Shipyard, सबको अपना फोन बैंकिंग करके 20 लाख करोड़ बांट दिया। अब क्या हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर वाला बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सोचता था, लेकिन उसने कहा यार ये वाला जो मुझे पैसे मिल रहा है ये तो पैसा खा के मिल रहा है, तो मैं इसको वापस क्यों करूं? जब गवर्नमेंट ही इसी इंटेंशन से दे रही है कि खाली कर दो बैंकों को, तो मैं वापस क्यों करूं? तो अच्छा कॉर्पोरेट वाला जो बेचारा जेन्युइन लोन लेता था, धंधा चला रहा था, उसने भी कहा कि धंधा गया भाड़ में भाई, और गवर्नमेंट को 20 लाख करोड़ बांटना था, तो उनको बड़े लोग चाहिए थे, तो बड़े वाले यही थे सारे। ओके, सो दे वर लाइक कि भाई मैं तमीज से धंधा कर रहा था, जैसे मान लो फॉर सपोज मैं आज 5 रुपए कमा रहा हूँ, कोई आया जिसने मेरे को बोला भाई ये पकड़ 5 लाख, और जहां मैं 5 रुपए कमा रहा था मेरे को किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए मुफ्त के, और ये कहा कि बड़ा प्रोजेक्ट लगा, और अब मैंने ये 5 लाख रुपए घुमाए इधर से उधर और मैं हो गया गायब, और मैंने बोला भाई ये लो बैंक्रप्सी में कंपनी डालो, कर लो जो करना है, पैसे नहीं है मेरे पे। बैंक्रप्सी कोड था ही नहीं खत्म। इंडिया में अगर कोई बैंक कॉर्पोरेट वाला किसी बैंक के लोन वापस नहीं करता, तो बैंकों के पास कोई सोल्यूशन नहीं, कोई तरीका ही नहीं है पैसा वापस लेने का। एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल थे, और वो थे, उनमें केस अटके रहते थे, जो एक हम बैंक्रप्सी कहते हैं। कंपनी कहती है कि मेरे जो गोइंग कंसर्न चलना मुश्किल हो गया है, तो मनी का इश्यू आ गया है, तो आप बैंक्रप्सी भेज देते हो कंपनी, वहां से वो सॉल्यूशन निकालते हैं उसका। कि क्या वो था ही नहीं, वो मोदी जी लेके आए। After coming, he came out with the bankruptcy code. Very few people know about this in India. मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है that when Modi came in power, he actually brought in the bankruptcy code. He brought in bankruptcy code, और उन्होंने जो कोड बनाया था वो ओवर द टाइम इवॉल्व कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस कोड की वजह से, और उन्होंने जिन लोगों ने पैसा निकाला था उनके ऊपर केसेस करके ED, CBI, इंक्लूडिंग ED, CBI एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, उन्होंने 20 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ का मनी रिकवर कर चुके हैं आज के टाइम। ओके। और जो बाकी 14 लाख है उनमें से ये मानो कि काफी तो चला गया, लेकिन एटलीस्ट बैंकों के पास उन्होंने रिकैपिटलाइज किया, बैंकों को फ्रेश पैसा दिया कि आप करो लैंडिंग। और जो गवर्नमेंट बैंक है आप देख लो उनके शेयर प्राइस क्या चल रहा है, आप खुद ही कंपेयर कर लो, उस साल का देख लो, 2014 से पहले का और आज का देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे बैंक्स अच्छी हेल्थ पे चल रहे हैं, लोन इजीली अवेलेबल है, मुद्रा योजना लेके आए कोविड के बाद, बहुत अच्छी चल रही है।
वो सारे सिस्टम को वो करा। आई बिलीव ये चीज हमें एनपीए में भी दिखती है। बैंक्स का एनपीए जिस टाइम पे द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज इन पावर, द एनपीए ऑफ बैंक्स वेंट अप टू 60-65%, whereas banks actually operate on 2-3% of NPA, right? 3-4%। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि उससे ज्यादा बैंक अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब मार्जिन ही 2% पे खेल रहा है, तो Yes, मार्जिन ही बैंक का जब 2 से 4% के बीच में, तो वो 3% से ऊपर का कैसे? एनपीए अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एंड मे बी दैट इज व्हाई जब 60-65% का एनपीए पहुंच गया था, तो बैंक्स वर एक्चुअली नियर बैंक्रप्सी। और तब गवर्नमेंट आई कि भाई ये पकड़ पैसा चला तू, वरना इफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, राइट? एंड इफ दे गो डाउन, देन पीपल विल एक्चुअली लूज ट्रस्ट ओवर द ओवरऑल इकोनॉमी इटसेल्फ, Yes, राइट? मतलब yes. जैसे मैं हूं, मेरा पैसा एसबीआई में पड़ा है, कल को एसबीआई बंद हो जाए तो मैं खुद ही हिल जाऊंगा ना, फिर कि भाई सिर्फ banks ही मैं नहीं, किस पे भरोसा करूं अब? लैंड एक्विजिशन बिल लेके आए। ओके, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के अंडर कांग्रेस केम आउट विद लैंड एक्विजिशन बिल, यानी कोई भी लैंड अगर स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी मतलब कि गांव को जला दो पॉलिसी। हाँ, मतलब जैसे एक अगला घर जो है, गांव का राजा है, हाँ, वो उसी को संभालने में उसके निकल जाए 4-5 साल, उसके बाद वो इलेक्शन हार जाए। हाँ, मैं गांव की ऐसी माँ बहन कर दो तुम, बस, किसी को बस, देने से पहले, ले लो अच्छी तरह देने से पहले, हाँ, कि भाई उसके बाद बंदा जो आ रहा है उस गांव को संभालने, वो बोले कि अब करूं क्या? मतलब जला हुआ गांव है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं। सिमिलर, आई थिंक आवर इकोनॉमी वाज इन दिस सिमिलर प्लेस। पीपल वर शाउटिंग दैट डूड get us out of here, do something for us, and I believe that the economic condition of the country was so devastated at that time. इतनी बैंड बजी पड़ी थी इकोनॉमी की, मतलब अरे मैं गन मचा दो रखा चीजें था। और And बताता हूँ आपको। most of the people don't see it because they don't come from the capitalist world or the corporate world, right? Like उनको पता नहीं आम होता। लोग जो मेरी आम तरह है लोग ना, को उन्हें कैसे पता नहीं होगा? लगता। नहीं, हाँ। उनको पता होगा। आप देखो ऑयल बॉन्ड्स लेके आए कांग्रेस, यानी लोगों को सस्ता ऑयल देने के लिए, पेट्रोल डीजल, अब वो पैसा जो सस्ता आप सब्सिडी दे रहे हो और आप मोटी सब्सिडी दे रहे हो, $60 billion के ऑयल बिल्स पेंडिंग थे when the कांग्रेस गवर्नमेंट लेफ्ट। लेकिन वो ऑयल बॉन्ड फ्यूचर के ऊपर डाल दिए हाँ, कि अगली गवर्नमेंट डील करेगी उसमें। उसको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं, बजट में जो पार्लियामेंट में। या तो यानी वो निर्मला सीतारमण को फेस करना पड़ा उन ऑयल बॉन्ड्स को, and she's still being criticized for the same thing, कि that why आपने are ऑयल you- प्राइस हाई क्यों रखा हुआ है? हाँ। अरे पिछली गवर्नमेंट देके गई है इतना मोटा कुछ तो करना पड़ेगा बिल ना लेके उसे गई। बैलेंस आउट करने के लिए। लैंड एक्विजिशन बिल देख लो, 2012 में लेके आए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर होगा तो वो Farmers मार्केट का। प्राइस से 4 गुना रेट देने पड़ेंगे लैंड ओनर को, किसान को या किसी गांव वाले को या किसी को भी। यानी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 4 गुना महंगे कर दिए। अब लोग गडकरी जी को कहते हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गडकरी जी को प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि सारे प्रोजेक्ट 4 गुना महंगे चल रहे हैं। अभी पीछे गडकरी जी ने बोला था ना पार्लियामेंट में कि यहां से यहां तक की सड़क बनाई, इतना खर्च हो गया। लोग हैरान हो रहे, इतना खर्च कैसे हो गया? डू यू बिलीव दैट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आया, इसी की वजह से आज की डेट में लोगों की जान खतरे में आ गई है? बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क वेयर दे शुड बी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेटेड कॉस्ट। डू यू थिंक दिस इज ट्रू? जैसे मैं इसको समझाता हूं, मान लो लैंड एक्विजिशन बिल है, अब रोड बनानी है, मुझे रोड बनाने के लिए यहाँ पे लैंड एक्वायर करनी है, मैंने लैंड एक्वायर करे 4 गुना रेट पे, तो ऑलरेडी मेरी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। अब मेरे को इस पे रोड भी बनानी है, तो मेरे पास तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, लिमिटेड बजट है। अब मेरे पास क्योंकि पैसा कम बच गया, क्योंकि मैंने 4 गुना महंगी जमीन खरीद ली है वहां पे रोड बनाने के लिए, तो अब मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढूंगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दूंगा जो मेरे लिए सस्ते से सस्ते में रोड बनाए। जो कॉन्ट्रैक्टर सस्ते से सस्ते में रोड बना रहा है, वो भी अलग अलग लेवल्स पे पैसा खिला रहा है गवर्नमेंट को वो टेंडर लेने के लिए, फर्स्टली। सेकेंडली, क्योंकि वो सबसे सस्ती बिडिंग जीत रहा है, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं कॉस्ट कट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द he might be making some structural changes, he might be making some or the other changes to the execution of that whole project कि भाई मैं सस्ता मटेरियल यूज करूंगा, सब कुछ सस्ता यूज करूंगा, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो ऐसा होता है कि भाई ब्रिज गिर जाता है और लोग मरते हैं। वो इंडिया में डू यू थिंक दिस इज ट्रू? नहीं, ये बात को मैं इसी बात को आपको बताता हूँ। इंडिया में जो सिस्टम है वो L1 सिस्टम है, ओके, लोएस्ट बिडर सिस्टम। जो सबसे सस्ता बिड करेगा उसको टेंडर मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने 2 कंपनीज हैं, एक कहती है मैं सबसे सस्ता बनाऊंगी, दूसरा कहती है मैं सबसे सस्ता नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा महंगा रहेगा लेकिन क्वालिटी बेस्ट रहेगी, तो आप किसको दोगे काम? इंडिया में L1 के पास जाता है काम, लोएस्ट बिडर के पास। सारी कंपनीज आपस में compete करती हैं कि हम कितना सस्ता टेंडर डालें,
उसके बाद कॉर्नर्स कट करती हैं। सोलर में यही हुआ, उन्होंने सोलर का जो पावर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला टेंडर में डालो कि कितने रुपए पर यूनिट पे गवर्नमेंट को बेचोगे सोलर इलेक्ट्रिसिटी। अब कई लोगों ने अंडर कट करने के लिए कि हमें टेंडर मिल जाए, उन्होंने सस्ते 2 रुपए 2.5 रुपए के रेट डाल दिए। अब गवर्नमेंट को देना पड़ा उनको टेंडर। बाद में उन्होंने 15 साल 20 साल पुराना सेकंड हैंड इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट करके उसके सोलर प्रोजेक्ट्स बना दिए। जो प्रोजेक्ट 35 साल चलना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट 10 साल चलेगा। तो ये इंडिया में L1 सिस्टम तो देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, बहुत जल्दी ऑपोजिशन चार्जेस लगा देती है करप्शन के, तो यहाँ पे बहुत पॉलिटिकली बहुत वो है, बहुत जल्दी आग लग जाती है। हाँ, तो इस वजह से ना सेंसेशनलाइजेशन बहुत थिंग्स नहीं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टाइम ही नहीं देते ना उन्हें काम करने का, बीच में पिन मारने लग जाते हैं। हाँ नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक हर 2 साल में ऑपोजिशन खड़ा हो जाता है, भाई तुमने किया क्या? अरे टाइम तो दो, तुम पिछले 10 20 30 साल से 40 साल से गन मचा रहे थे ना कंट्री में। अब तुम्हारा कचरा हम साफ कर रहे हैं, 5 साल हमें कचरा साफ करने में लग गए, वो किसी को दिखे नहीं। अब बाकी के 5 साल में हमने कुछ काम किया, अब उसका इम्पैक्ट दिखने में आपको 5 साल और लगेगा, बिकॉज इट इज बीइंग डन ऑन द कंट्री वाइड लेवल ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, छोटी जगह पे चीजें कर रहा हूं। उसका रिटर्न इकोनॉमी में एक लैग के बाद आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट लगेगा, उसके आसपास फिर प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसके आसपास फिर फैसिलिटीज आएंगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। टाइम लगता है उसमें। तो इस वजह से कांग्रेस ने तो बनाया ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कहते थे कि भाई अभी बांट दो, ये बांट दो, वो बांट दो, सब्सिडी दे दो, ये कर दो, ऑयल सब्सिडी दे दो लोगों को। वो जो कहते हैं ना मोदी जी, वो कहते हैं कि इनको वो रेवड़ी बांट दो। हाँ, तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाली गवर्नमेंट बना रही है, और 4 गुना रेट होने का बहुत फर्क पड़ता है, क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है, और हर तरीके से। नहीं, डेफिनेटली। जैसे a few months back we created a video on the reality of the infrastructure of the country, कि भाई असलियत क्या है, हमने बात करी उस बारे में। लोगों ने बोला कि यार तुम तो मोदी भक्तो, ये वो एंड एवरीथिंग एंड सो हमने उस वीडियो में दोनों चीजें रखी सामने। हमने कहा यार देखो, ये प्रोमिसेस थे, ये प्रोमिसेस इतने फुलफिल हुए हैं, इतने फुलफिल नहीं हुए हैं। लेकिन आप ये भी मानो कि जिस कंडीशन में गवर्नमेंट को देश मिला था ना, उसे सही करने में उन्हें बहुत टाइम लगा है। तो उनके कुछ प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्ड जाएंगे यार। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वी आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, हम जस्ट सेइंग दैट आप इसको एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, मतलब इंसानियत के पर्सपेक्टिव से देख के समझो ना, कि अगर आपने किसी को जला हुआ घर दे दिया है, आप उसको 1 साल 2 साल में कह रहे हो भाई तूने क्या काम किया है, वो कह रहा है कि भाई देखो 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में से 6 साल तो मेरे को घर को पहले ठीक करने में एटलीस्ट इतने लेवल पे लाने में लग गया कि अब मैं इस पे कुछ कर सकता हूं। हमने यही पॉइंट रखा, लोगों को समझ में नहीं आया। पीपल वर लाइक कि यार तुम तो बहाने मारते हो, तुम्हें क्यों 5 साल चाहिए, 6 साल चाहिए तुम्हें। लोग हमारे ऊपर चढ़ गए, देवर लाइक कि नहीं तुम तो ये पार्टी सपोर्ट करो, वो पार्टी आई एम लाइक जस्ट स्क्रैप आउट द पार्टी वाला स्टफ, राइट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि भाई मैं तेरे को जला हुआ घर दे दूं, तू बनाना इस पे क्या बनाएगा? नहीं बना पाएगा ना भाई, तेरे को टाइम लगेगा। तो हमने यही पॉइंट सामने रखा कि गवर्नमेंट को जिस हालत में इकोनॉमी मिली थी, इकोनॉमी की ऑलरेडी बैंड बजी हुई थी, बहुत बुरी तरह से बजी हुई थी, और वो ऑयल बॉन्ड जैसे हो गए, फ्यूचर के लिए बॉम्ब छोड़ दिया आपने। हाँ, बजट के अंदर अनपेड ऑयल बॉन्ड, $60 बिलियन ऐसे ऐसे काम करके गए ना। तो अभी तो क्या है कि जीडीपी ग्रोथ अच्छा चल रहा है 7-8%, लेकिन जो अच्छी चीज मोदी जी के टाइम पे, मैं एक और उनकी वो बताता हूँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा है। अगर आप कांग्रेस के टाइम देखें, इन्फ्लेशन 13%, 14-15% पहुंच गया था, 18%। हाँ, ऐसी इन्फ्लेशन चलती थी। यानी गरीब की जो परचेजिंग पावर है वो गई। और अभी मोदी जी ने एक और गलती से बचे, जैसे कि कोविड के टाइम पे जो वेस्टर्न गवर्नमेंट पैसा बांट रही थी बिजनेसेस को, लोगों को, उनके अकाउंट्स में, उन्होंने मोदी जी के ऊपर भी प्रेशर डाला था कि आप बांटो। मोदी जी ने पैसा नहीं बांटा। मोदी जी ने कहा मैं जब इकोनॉमी इस समय बंद पड़ी हुई है उसमें मैं लोगों को पैसा दूंगा। इंडियन आदमी सेव करता है पैसे को, खर्च नहीं करता। तो इंडियन आदमी उसको सेव कर लेगा। जबकि हम देख क्यों रहे हैं कि वो पैसा इकोनॉमी में आए, ताकि जीडीपी में आए। तो वो होगा नहीं, उसके बदले में हेल्प दे देता हूं लोगों को। तो वो फूड बांटा, वो करा, दूसरी तरह से हेल्प करी।
लोन्स प्रोवाइड कराए कोविड के टाइम पे स्पेशल। ये दूसरी चीज जो मोदी जी ने अच्छी करी, उस वजह से आज तक वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में भयंकर इन्फ्लेशन चल रही है। ये जो दूसरी चीज करी ना मोदी जी ने, ये गलती से बचे, इसकी वजह से भी आज इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर कर लो, श्रीलंका से कंपेयर कर लो, आसपास से कंपेयर कर लो ना, नेपाल से कंपेयर कर लो, बांग्लादेश से कंपेयर कर लो, म्यांमार से कंपेयर कर लो, किसी से भी कंपेयर कर लो। आई स्ट्रांगली फील दैट लोगों को इस पूरी चीज को ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं समझना है। दे वांट टू ब्रिंग इन इमोशंस टू दिस, राइट? तो लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं इस चीज को लेकर के, अरे यार ये वाली पार्टी या ये मैं बस एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जस्ट फॉरगेट फॉर अ व्हाइल हु डू यू लाइक, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और बस इकोनॉमिकली उस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्या वो सेंस बना रही है या नहीं। सही बात है, बस कंपेयर करके देखो ना डेटा से। हाँ, डेटा कंपेयर कर देखो, लुक एट द डेटा। मैं तो डेटा रख देता हूं लोगों के सामने, लोग कहते हैं नहीं 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 ये भी गलत है। लोग डेटा भी नहीं मानना चाहते, डेटा को भी रिजेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा। लोग कहते हैं ये डेटा भी बना दिया तुमने, दिस इज फोटोशॉप डूड। वो कहता है भाई ये डेटा भी तेरा बनाया, भाई डेटा भी असली नहीं। I'm like, भाई मैंने नहीं बनाया है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दे लाइक डूड वी डोंट केयर। एंड आई एम लाइक भाई मैं नहीं बना रहा हूँ घर पे बैठ के डेटा, ये डेटा बोल रहा है, तू डेटा को बिलीव करना, तू मेरी बात मत सुन। नहीं मानते लोग। एंड आई थिंक मे बी दैट इज व्हाई let's just come round circle to back to the startup ecosystem that is today in India, right? मैं सच में ये समझना चाहता हूं कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें और एक जो वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है अपार्ट फ्रॉम द मनी दे हैव? जैसे मान लो मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, और आप वीसी हो भाई, आपके पास करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। मैं चाहता हूं इसके अलावा क्या प्लेग्राउंड डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में जो एक आम आदमी को पता होने चाहिए, so that he also, regardless of he understands his investments, he also understands that how do the big players invest in the market, right? Because that is where you actually understand कि आप पैसा कहां से बना सकते हो, क्योंकि जहां पे बड़ी मछली पैसा डाल रही है, अगर आपका पैसा उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, you will make money. People don't get that. Let's talk about that. देखिए, एंजल इन्वेस्टर ज्यादातर वो होता है जो या तो उसने जॉब से सेविंग करी होती है, या उसने किसी बिजनेस चला रहा है तो उसमें सरप्लस पड़ा है उसके पास। तो जैसे हमारे एक खुशहाल भाटिया जी हैं, अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज चलाते हैं 2 और 1000 करोड़ का, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 1000 एम्प्लॉइज हैं उनके। तो सरप्लस कुछ कैश था, उन्होंने सोचा कि मैं पैसे से पैसा क्यों नहीं कमाऊं, तो उन्होंने अराउंड 30 स्टार्टअप्स में पैसा डाला हुआ है। तो वो हो गया एंजल इन्वेस्टर। ओके, जो अपना पैसा या तो बिजनेस से या जॉब से करके वो डालता है। एंड दिस इज नॉट अ वीसी, राइट? दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एंजल इन्वेस्टर, वन पर्सन, ओके, इंडिविजुअल, ठीक है, वो है। वीसी क्या करता है? वीसी कहता है मैंने पहले बिजनेस ऑपरेट किया हुआ है और मैंने बहुत सक्सेसफुली उसको चलाया हुआ है, तो मेरे पास नॉलेज है इस सेक्टर की, मैं इस सेक्टर में कुछ खड़ा कर सकता हूं। तो मैं ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि जो इस सेक्टर में फ्यूचर में जाके बड़ी बनेंगी, जो फोड़ देगी। और मुझे ये जो स्किल है मेरा, इस स्किल को यूज करने के लिए मैं लोगों से पैसा मांगता हूं कि मेरे फंड में डालो, मेरे फंड में पैसा डालो, मैं उस पैसे को स्टार्टअप्स में डालूंगा और उनको बड़ा करके फिर बाद में अपना शेयर बेच के और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टर को 80% दे दूंगा, 20% खुद रख लूंगा। Now I get it. Let's make it more simple for the people to understand. थोड़ा आसान करते हैं इसको। SoftBank के एग्जाम्पल से समझते हैं। How did SoftBank execute this? And they did it pretty well. Of course, they made a few mistakes, but they did it pretty well, right? तो SoftBank के उससे समझते हैं कि SoftBank कैसे एग्जीक्यूट करता है अपनी फंडिंग्स, ताकि लोगों को समझ में आए कि वीसी का गेम चलता कैसे है। देखो, वीसी फंड का मतलब होता है दूसरे के पैसे को मैनेज करना। जैसे सॉफ्टबैंक ने विजन फंड बनाया, उन्होंने विजन फंड बनाया, तो उसमें जो मासायोशी सोन जो सॉफ्टबैंक के फाउंडर हैं, उन्होंने अलीबाबा में उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अलीबाबा में $100 बिलियन की हो चुकी थी।
यानी उनके पास $100 बिलियन के वर्थ के अलीबाबा के शेयर्स पड़े हुए थे। हाँ तो वो गए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के पास। उन्होंने बोला देख, एक मैं विजन फंड बना रहा हूँ। हाँ अभी तक टेक्नोलॉजी में 10 मिलियन, 50 मिलियन, 500 मिलियन डलता था, हाँ हम बिलियन डालेंगे। हम बिलियन डालेंगे हम और देख मोटा डालेंगे। और देख हमने 100 बिलियन तो ऑलरेडी बना दिया है। 100 बिलियन मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए सऊदी अरेबिया के किंग मिल रहा है, उसको पता है ये 100 बिलियन का आदमी। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सौ सऊदी अरेबिया के किंग ने विद इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स 45 मिनट्स की मीटिंग में ही poured in $40 billion। कमिट कर दिया। उसने ले ऑयल का पैसा ले, तू भी अपना भी डाल, मेरा भी डाल, मैं तेरे को यूएई से भी दिलवा देता हूँ, हाँ और 100 बिलियन का फंड बना। एंड आई थिंक इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम आल्सो, बिकॉज उनके लिए भी ये था कि भाई देख मेरे पास आज तेल का पैसा आ रहा है, बट तेल इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट हैज इट्स ओन exhaustibility, right? So someday it will get exhausted, and the money that I'm making from the oil will also get exhausted after Correct. a certain point of time, right? Correct. So I need to find out more avenues of making money so that it's just like मैंने एक दुकान खोली, दुकान से पैसा कमाया, अब मेरे को पता है ये दुकान शायद थोड़े दिनों में बंद हो सकती है, तो मैं और जगह पैसे डाल रहा हूँ। Same happened with all the Gulf money, right? All the oil money, they poured in the oil money into the startup ecosystem of SoftBank, और which SoftBank wanted to create लॉजिक बड़ा सिंपल further. हाँ, अरामको जो सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी की, Saudi Aramco. वो $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे है स्टॉक। Right now it's I think more. 3 ट्रिलियन लगा लो। उसके कंपैरिजन में दुनिया में कौन सी कंपनीज हैं? सारी टेक कंपनीज हैं। Exactly. तो यानी there's Apple, जो there's ऑयल कर Microsoft, सकता है there's- वो टेक्नोलॉजी कर सकती है। तो मैं ऑयल का मनी टेक्नोलॉजी में डालूंगा। हाँ, देख लो आप, गूगल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, Amazon, Netflix. plus they also understand that to expand the oil business you need more resources to be poured in, so the operational leverage is very less in traditional businesses. जैसे मान लो मैं रिटेल स्टोर चलाता हूँ, अब मेरे को बिजनेस बढ़ाना है तो मेरे को एक और रिटेल स्टोर खोलना है। अब रिटेल स्टोर या तो मैं रेंट पे लूंगा या मैं खरीदूंगा, फिर मैं उसमें माल डालूंगा, फिर मैं उसमें एम्प्लॉय लेके आऊंगा, एवरीथिंग, राइट? दैट इज नॉट द केस विद टेक कंपनीज। तो यू हैव एक्सेप्शनल ऑपरेशनल लेवरेज। एक बार टेक्नोलॉजी बनाई, अब मैं दुनिया भर में एक्सपैंड कर रहा हूं। करो उसको स्केलेबिलिटी, एग्जैक्टली, जितना मर्जी बढ़ा। स्केलेबिलिटी कम्स फ्रॉम ऑपरेशनल लेवरेज, राइट? सऊदी का एक और रीजन था कि सऊदीज ने, बिकॉज हिस्टोरिकली वो ऑयल मनी इतना ज्यादा रहा है उनके पास कि उनकी इकोनॉमी में वो नहीं है और कोई कैपेसिटी नहीं है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज के बिजनेसेस हो, सब कुछ ऑयल के अराउंड ही है। हाँ, हाँ. तो एक्चुअली में सऊदी ने कंट्री, जो सऊदी का बजट होता है गवर्नमेंट का, अगर 110 से $120 पर बैरल ऑयल का रेट हो, हाँ. उनका तेल बिके, तो उनका बजट ब्रेक इवन होता है, गवर्नमेंट का बजट। यानी अगर उससे कम तेल रेट आ जाता है तो इनको पैसे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाँ, सऊदीज को। I get it. तो इसलिए ये ओपेक कार्टेल बना रखा है, वो सारे ऑयल प्रोडक्शन कम कर देते हैं ताकि रेट दोबारा बढ़े, और फिर 110-120 की तरफ ले जाते हैं। हाँ. तो उनको ये पता था कि हमारी कंट्री, जब तक हम प्रोडक्टिव, जो अभी क्राउन प्रिंस है, ही इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, ही इज अ मॉडर्नाइजर। तो ही नोज कि मेरे को अपनी इकोनॉमी को ऑयल से, एक दिन आएगा जब एनवायरमेंट की वजह से ऑयल लोग यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, बैटरी, ईवी, सोलर, ये सब चलेगा, तो मुझे ऐसी जगह पैसा डालना चाहिए जहां से मेरा रिटर्न अच्छा है और उस पैसे को मैं अच्छी तरह यूज करूं। तो इसलिए वो सऊदी प्रिंस ने टेक्नोलॉजी का रास्ता पकड़ा विद मासायोशी। सो ही poured in money. Then फिर मासा ने थीसिस बनाई कि हम किस टाइप की कंपनीज में पैसा डालेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो टेक्नोलॉजी में ही डालूंगा, और मैं एक ऐसी कंपनी जो 50 मिलियन से 100 मिलियन का गेम देख रही है कि मैं 50 से 100 मिलियन का फंड रेज करूं इस लेवल पे पहुंचने के लिए, मैं उनको कहूंगा कि तू भाई छोटा मत सोच, तू 50 मिलियन का सोच रहा है, तू 300 मिलियन का सोच, और तू 5 करोड़ सब्सक्राइबर सोच रहा है, तू 50 करोड़ सोच। पैसा मैं दे रहा हूं क्योंकि तेरे पे तो टेक कंपनी है ना, तो स्केल कर सकता है, तेरे पास तो ऑपरेशनल लेवरेज भी है। तो ये चीज करके इन्होंने अपनी थीसिस बनाई। और यही डिफरेंस है, एंजल इन्वेस्टर तो खुद का पैसा डालता है और वीसी वाला दूसरों का पैसा डालता है और रिटर्न बना के देता है। और लाइफ इजी नहीं होती, बिकॉज 2-3 चीजें हो जाती हैं उसमें। जैसे आपने एक कंपनी में पैसा डाला, अब वो स्केल कर रही थी, एक पॉइंट के बियॉन्ड स्केल नहीं कर पा रही, उसके कुछ इश्यूज हैं, आ गया इशू कोई, ठीक है,
दूसरा क्या होता है कि फाउंडर को अपनी सैलरी तो मिल रही है और अपने कमीशंस मिल रहे हैं। एक पॉइंट के बाद फाउंडर का पेट इतना भर जाता है कि वो रिस्क लेने से डरता है। वो कहता है कि यार मैंने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली, अब मैं इससे आगे मुझे लॉसेस ना हो जाए, मेहनत मेरी कंपनी बंद ना हो जाए, तो मैं तो इसी पे चलाता रहूंगा इसको। तो वो फाउंडर्स ना कंपनी को एक ही लेवल पे रख देते हैं और वीसी उससे खुश नहीं वीसी को एग्जिट चाहिए। एग्जिट तब मिलेगी जब ग्रो करोगे, ताकि अगला इन्वेस्टर मिले। टोपी अगले को पहनानी है, जो टोपी पहनी थी वो टोपी अगले को पहनानी है ना। गेम तो वही है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो दूसरे को तो देनी है ना हाई रेट पे। दूसरा खरीदने वाले कहाँ से मिलेगा? कहाँ से? सॉफ्ट बैंक से खरीदने वाला कहाँ मिलेगा? तो सॉफ्ट बैंक को आईपीओ करना पड़ता था कंपनीज का। सॉफ्ट बैंक ने इतने महंगे रेट पे खरीदा हुआ है कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। भाई इसमें सॉफ्ट बैंक बैठा है, मैं तो नहीं लेता। तो फिर कौन से थोड़े बहुत इन्वेस्टर बच जाते हैं? ब्लैक रॉक, ब्रुकफील्ड, जो 800 बिलियन के फंड्स, वो बच जाते हैं जो आपकी खरीद सकते हैं। पर वो बहुत कम है ऐसे जो इतने बड़े साइज के हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो वहां पे उनको एग्जिट में इशू आ रहा था सॉफ्ट बैंक को। तो इसलिए वो आईपीओ का एक फेवरेट मैकेनिज्म है, क्योंकि कंपनी के कुछ शेयर्स परमानेंटली ट्रेड होने लग जाते हैं। और परमानेंटली ट्रेड हो रहे होते हैं तो कंपनी की वैल्यू पता चलती रहती है। इस समय इतनी वैल्यू चल रही है, इस समय इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है। तो जब भी आपको अच्छा रेट मिले, आप धीरे धीरे करके अपने शेयर्स निकाल दो। तो आपको लिक्विडिटी मिल जाती है शेयर्स कि वो ट्रेड हो रहे हैं रोज। तो भाई जब भी माना है निकाल दो, नहीं तो फिर लेके बैठे रहो, बायर ढूंढो। ये होता है। Do you also think that there's a very big difference in the investment philosophy of an investment bank and a normal person? जैसे explain me from your own example. जैसे आप एक VC हो, right? You invest from a VC perspective. So your investment philosophy would 100% be different from a retail investor. What are the differences? देखिए, हम लोग जब डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का तो एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच के थ्रू लेते हैं, और उसमें एक डिसीजन मेकर नहीं होता। उसमें एनालिस्ट होता है, वो प्रिंसिपल उसका हेड होता है, वो प्रेजेंट करता है केस कंपनी की जीपी को, जनरल पार्टनर को। जनरल पार्टनर एलपीज को प्रेजेंट करता है कि एलपी वो होते हैं जिन्होंने पैसा डाला होता है कि भाई हम फाइनली यहाँ पे डाल रहे हैं। तो वीसी टाइम लगाता है, वीसी प्रोसेस ड्रिवन होता है, वीसी की थीसिस होती है। एंजल इमोशनल डिसीजन भी ले सकते हैं। अब मैं बोला करता था अपनी टॉक्स जो मैंने दी हैं, एक कंपनी आई थी जो बैंक्वेट हॉल्स को ऑनलाइन ला रही थी एग्रीगेट करके, कि वेबसाइट से आप बैंक्वेट हॉल, शादियां बुक कर सकते हो। तो बाई चांस मेरे पास एक ही टाइम पे सेम टाइप की कंपनी नॉर्थ की आई, चाणक्यपुरी, दूसरी कंपनी बैंगलोर से आई। दोनों ने एंजल इन्वेस्टमेंट उठा रखा था। सेम टाइप की बिजनेस मॉडल, सेम और सेम स्टेज पे सीड कैपिटल ले रखा था। नॉर्थ वाले भाई ने, वो रियल एस्टेट कंपनी से आता था बंदा, तो उसने एक बिल्डर से 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे 3 करोड़ रुपए उठा रखे थे, यानी 30% इक्विटी देके 3 करोड़ रुपए उठा रखे थे एंजल इन्वेस्टर से, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बंदे से। और दूसरी कंपनी ने सेम सीड कैपिटल 36 लाख रुपए 36% इक्विटी देके, यानी 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसने उठा रखे थे। मैंने कहा यार, मतलब अब एंजल में ये फर्क हो जाता है कि रियल एस्टेट वाला है, जेब भरी हुई है, उसको एक बड़ा बिजनेस प्लान समझ में आ रहा है, लगा दिए 3 करोड़ 10 की वैल्यूएशन पे। साउथ वाला बंदा था, उसका पैसा उठाया था अपने ही एक जॉब के टीममेट से जो साथ ही में जॉब करता था, उसने 36 लाख रुपए देके 36% इक्विटी ले ली। तो ये एंजल में ये फर्क होता है। वीसी जो होता है ना, उनकी थीसिस होती है, इस सेक्टर में डालेंगे, इस स्टेज पे डालेंगे, इतनी रेंज में डालेंगे, इतनी इक्विटी तो कम से कम चाहिए हमें, हम बोर्ड पे सीट लेंगे, हम इन डिसीजंस अगर होंगे तो वो डिसीजंस हमारे से अप्रूव होंगे, और ऐसे हमें एग्जिट चाहिए। उनका वो सारा जो सिस्टम होता है प्लान ऑफ होता है। ऐसी तो इस वजह से डिसिप्लिन ज्यादा होता है, पैसा भी ज्यादा देते हैं, डिसिप्लिन भी ज्यादा होता है, और ग्रोथ के पीछे चेज भी ज्यादा करते हैं, तंग भी ज्यादा करते हैं। ये होता है उनका। और इन्वेस्टमेंट बैंक आपने पूछा, जो ये टर्म है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये मर्चेंट बैंक भी बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको इंडिया में सेबी से लाइसेंस मिला होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ये जो लाइसेंस होता है ये इनको बहुत सारी चीजें करना अलाउ करता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। जैसे कि अगर किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना है, आईपीओ करना है, तो उसके लिए आपको सेबी का लाइसेंस वाला मर्चेंट बैंक चाहिए। हाँ, वो ही कर सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड बेचना है तो मतलब एमएफआई या तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस चाहिए आपको। हाँ, तो वो मर्चेंट बैंक वो होता है जो दूसरों के पैसे से खेलता है। वो या तो रिटेल वालों का पैसा, HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिच लोगों का पैसा लगवाता है, हाँ, या फिर वो कंपनियों का पैसे को लगवाता है, मैनेज करता है, या फिर वो पैसा रेज करता है, या फिर वो मार्केट रिसर्च करके बताता है कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, हाँ, या फिर वो इस टाइप के रोल्स जो प्ले करता है ना, उसको हम मर्चेंट बैंक बोलते Now हैं। it वो is making टिपिकली वो sense. खुद का इन्वेस्टर नहीं होता हो, बट ही हैज एक्सेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। लाइक द वे यू सेड दैट ही इज मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी, राइट? तो वो क्योंकि पैसा दूसरे का संभाल रहा है, तो शायद उसका प्लेबुक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एक एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि पैसा उसका अपना नहीं है, तो ही होल्ड्स मोर अकाउंटेबिलिटी, उसको ज्यादा जवाब देना पड़ता है। ऐसा है? देखिए जो रिच लोग हैं ना, ये मार्केट बड़ी छोटी है। ओके। तो अगर आप इंडस्ट्री के बीच में बैठे हो और आपने पैसा अच्छी तरह मैनेज नहीं किया, तो आप मान के चलो कि ये मार्केट में बात पता चलेगी दूसरे इन्वेस्टर्स को भी, और आपको फ्यूचर में नुकसान होगा अगर आपने मिसमैनेजमेंट किया है तो। और अगर आप किसी हाई रेपुटेशन गेम है, हाई रिटर्न गेम है, हाई रिटर्न गेम है। जैसे मेरा क्लाइंट है, वो ICICI सिक्योरिटीज में है, और वो रिच लोगों का पैसा मैनेज करता है। तो ICICI मैनेज करता है, ही इज डूइंग अ जॉब देयर। तो वो ये बताता है कि यार हमने जिन इन्वेस्टर्स को करोड़ों कमा के दिए स्टॉक मार्केट में से, वो हमें फ्यूचर में भी दे देते हैं, चल यार अगले वाले में भी हमारा पैसा तो मैनेज कर लो। तो बार बार आपको बिजनेस आता रहता है, आप हर बार कमीशन काट रहे हो, वो आपकी सक्सेस का फायदा है। लेकिन अगर आपने नुकसान कर दिए तो HNI 10 लोगों को बताएगा, भैया इसको मत दे दियो। या फिर आपने इलीगल कुछ कर दिया और आप सेबी के उस नेट में आ गए, RBI के नेट में आ गए, खत्म। उसके बाद तो सीन फंड वाले का भी तो यही होता है। VC फंड खोलता है, पैसा उठाता है, अगर वो पैसा उसने रिटर्न बना के नहीं दिया जितने टाइम में प्रॉमिस किया था, तो अगला फंड कैसे खोल पाएगा वो सब कहेंगे पहले वाला फंड तो डूबा पड़ा है भाई, तो दूसरा दोबारा पैसे मांग रहा है। ये प्रॉब्लम रहती है इसमें। इसलिए फंड्स आपस में कोलैबोरेट भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई देख, मेरी 3 कंपनियां फंसी हुई हैं, इनको आगे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, तेरी 5 फंसी हुई हैं, मैं तेरी 2 में डाल देता हूँ पैसा अपना, तू अपना पैसा मेरी 2 में डाल दे। तो वो नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें यू बेनिफिट मी, आई बेनिफिट यू, इस टाइप की चीजें। मेक सेंस। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी खुजा। पीठ खुजा। वही है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू काफी टाइम से, कि क्योंकि आप खुद एक VC हो, मुझे एक्चुअली में जानना है कि VC लोग एक्चुअल पैसा कैसे बनाते हैं, एंड इफ यू कंपेयर इट टू नॉर्मल पीपल, अगर कोई भी बंदा है जो फाइनेंस वर्ल्ड में पैसा कमाना चाहता है, लेट्स स्क्रैप ऑफ VC फॉर अ व्हाइल, कोई भी बंदा जो फाइनेंस वर्ल्ड में पैसा बनाना चाहता है, वो पैसा बना कैसे सकता है? फाइनेंस वर्ल्ड में पैसा ऐसे बनता है कि आपके पास कोई ऐसा स्किल हो जिस स्किल को यूज करके आप कुछ ना कुछ बेनिफिट करा रहे हो अपने क्लाइंट का। जैसे आपके पास स्किल है कि आप क्लाइंट का पैसा लेते हो और फिर आप स्टॉक मार्केट में डाल के उसमें कौन से स्टॉक में डालना है, कब एग्जिट लेना है, उससे आप अपना रिटर्न बनाते हो। समथिंग लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट। या फिर आपके पास स्किल है कि आप पैसा रेज करते हो और एक VC फंड बना रखा है आपने, उस VC फंड के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और उससे रिटर्न बनाते हो। अब वो इतना आसान नहीं है। ओके। और भी स्किल है आपका कि आप पैसा लेते हो और आप स्टॉक ये लोन पे दे देते हो। या तो आपने NBFC खोल रखी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या फिर आपने बैंक खोल रखा है, बैंक का लाइसेंस ले रखा है। आजकल तो फिनटेक है, फिनटेक को भी लेंड करना एक कुछ कंडीशन है RBI की, उसमें अलाउड है। तो इस टाइप से आप पैसा बना सकते हो। और इसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर बंदे का एक नाम होता है मार्केट में। अगर आपने दूसरों को कमाई करके दी हुई है तो आपको लोग नहीं भूलते। जो भी बंदा अपने क्लाइंट को कमाई कराता है, उसका हक होता है कि वो क्लाइंट से बोले, सर आपको इतना कमाई करा दी, इसमें से थोड़ा दोबारा दे दो मुझे मैनेज करने के लिए। तो और लोग दे भी देते लोग देते हैं। हाँ?
आपने कमाई कराई है, लोग देते हैं। हम्म। लेकिन अगर आप सिर्फ कंसल्टेंट हो कि आप अपना 2-3% कमीशन लेके काम करते हो, तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आप बहुत रिच नहीं बन पाओगे, अनलेस आपको पैसा मैनेज करना आना चाहिए। उस अच्छा। पैसे को कहाँ डालना है, कितना डालना है, कितना फिक्स डिपॉजिट में डालना है, कितना लिक्विड फंड्स में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, कितना रियल एस्टेट में डालना है, कितना स्टॉक मार्केट में डालना है, कितना हमें इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कितनी टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि अगर एक्सीडेंट कल हो को गया, कुछ डेथ हो हो जाए गई। तो या तो ये सारी चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे ढूंढें। ज्यादातर जो वेल्थ इफेक्ट होता है ना, हाँ। वो एक वेल्थ इफेक्ट होता है कि हम रिच फील करते हैं। वो हमारा दो चीजों से आता है, या तो स्टॉक मार्केट में हमारे करोड़ों हमने कमा के निकाले, या पड़े हुए हैं स्टॉक्स में, या रियल एस्टेट में। जब भी रियल एस्टेट और स्टॉक्स अच्छे चल रहे होते हैं, तो वो इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही होती है, लोग पैसे को कमा रहे होते हैं, दोबारा लगा रहे होते हैं, और पैसा घूम रहा होता है, तो इस वजह से इकोनॉमी जीडीपी ग्रो कर रहा है। जैसे आजकल चाइना में रियल एस्टेट डंप में है, स्टॉक मार्केट भी डंप में है, तो वहां पे आजकल कंजम्पशन दबी हुई है काफी, लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे, और वेल्थ इफेक्ट फील नहीं हो रहा उनको। तो ये है। तो यू आर ट्राइंग टू से दैट रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट ये दो चीजें हैं जो लोगों को एट द वेरी फर्स्ट गो रिच फील कराते हैं, एंड बिकॉज वो रिच फील कर रहे हैं तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट। पैसा खर्च करते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाती है, और कंजम्पशन बढ़ती है तो पूरी इकोनॉमी में वो पैसा घूमता है। हाँ। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकते हैं, लोगों की रेवेन्यूज बढ़ते हैं, लोगों के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। कंपनी जब खूब कमाती है तो हर कंपनी ग्रो करना चाहती है, वो दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं। जितना पैसा घूमता है इकोनॉमी में एफिशिएंटली, हाँ। तो अब जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, बैंक्स भी अच्छा कमा रहे होते हैं लोन देके, तो वो अगर एफिशिएंट सेक्टर्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जीडीपी और ग्रो करता है। जीडीपी ग्रो करता है तो फॉरेन इन्वेस्टर की नजर पड़ जाती है, यार आजकल तो इंडिया में कमाई हो रही है, तो फिक्स्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, एफडीआई। हाँ। स्टॉक मार्केट में एफपीआई बढ़ जाती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें लिंक साइकिल है, पूरा साइकिल है। जो आदमी इन चीजों को समझता है कि जीडीपी क्या होता है, रिटर्न्स क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड क्या होती है, जो इन चीजों को समझता है वो ही इज एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि वो अच्छे डिसीजन लेता है डेटा के बेसिस पे, और वहीं जीत है, वहीं से कमाई है, वहीं से। इस पूरी चीज को जो आपने बोला टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, आप अपने किसी एग्जांपल से बता सकते हो दैट इफ यू वुड पुट इन मनी टू मेक मोर मनी, हाउ विल यू डू दैट? वो मतलब आप क्या क्या चीजें हैं जो देखोगे पैसा डालने से पहले, चाहे वो स्टार्टअप में हो चाहे वो कैपिटल मार्केट्स में हो, एंड हाउ डू यू मेक श्योर दैट दीज आर द पैरामीटर्स दैट आई लुक फॉर? ये 3 4 5 चीजें हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है पैसा डालने से पहले। और इसी लाइक देयर आर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स जिनके बेसिस पे पैसा बनता है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट्स भी मेरे को फॉलो करने हैं? देखिए, आपको ना डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपकी डिसिप्लिन है ना, आप इमोशनल डिसीजन पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। आपको आपकी 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 एक सेट वो होनी चाहिए कि पैसा ऐसे यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी, तो मैं किस में ज्यादा बनाऊंगा। तो वीसी क्या करता है, वीसी एक थीसिस बनाता है, वो थीसिस वेबसाइट पे डाल देता है, सबको दिखाता है, मैं ऐसे इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद अगर वो पैसा डाल देता है कंपनी में, तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके शेयर ट्रेड तो नहीं हो नहीं रहे, तो बेचेगा कैसे अपने शेयर? तो वो आगे इन्वेस्टमेंट ढूंढ के लाता है। हाँ, जो पैसा डाल रहा है वही इन्वेस्टमेंट ढूंढ के ला रहा है। वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ के लाता है, वो कहता है मेरी कंपनी में डालो, दूसरे वीसी वालों को बोलता है। हाँ। तो अगर वो बंदा कहीं अटक रहा है, जैसे राबो इक्विटी था जो इंडिया का लार्जेस्ट फूड फंड है, उसमें मेरे जान पहचान वाले थे, तो उनकी एक राइस कंपनी में पैसे डाले थे, और वो ग्रो नहीं कर रही थी, एक लेवल पे आके अटक गई थी। तो इन लोगों ने उस प्रॉब्लम को पकड़ा, मैनेजमेंट से समझा कि भाई तुम ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ। और ये रियलाइज करा कि कंपनी की ब्रांडिंग अच्छी नहीं हुई। फिर इनके कॉन्टैक्ट्स थे, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों को लेके आए, दोनों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लगाया, बदले में कुछ इक्विटी दी, तो वो सॉल्व करा वहां से प्रॉब्लम। फिर वो कंपनी निकल चली, फिर बाद में आईपीओ भी कर लिया उसने। आईपीओ के टाइम पे ये था कि मार्केट्स डाउन चल रही थी इंडिया में, स्टॉक मार्केट तो पिछले 2 साल से 3 साल से अप चल रही है। हाँ।
पीछे तो काफी टाइम रियल एस्टेट और स्टॉक्स डाउन थे, हाँ, तो काफी लंबे टाइम तक। काफी लंबे टाइम तक। तो फिर इन्होंने LIC से बात करनी शुरू करी कि आप डालो इसके IPO में पैसे, तो वहां पे रोड शोज करे इन्वेस्टर्स के सामने। तो VC का तो देखो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई भाई, कंपनी की ओनरशिप ले ली 10-15%, 20% ओनरशिप है, तो उसको एज अ ओनर ही काम करना पड़ता है। और 3 तरीके की हेल्प चाहिए होती है स्टार्टअप्स को। एक तो पैसा, कैपिटल सबको चाहिए। दूसरा उनको रिलेशनशिप चाहिए होते हैं कि हमारे को धंधा दिलवा दे यार, फॉरेन कंट्री से बिजनेस दिलवा दे, हमारे को उस इन्वेस्टर से वार्म इंट्रो दे दे, वो करा दे। और तीसरा होता है मैनेजमेंट नो हाउ कि यार ये यहाँ पे हमारा पीछे अभी जैसे स्विगी के बारे में आया था, जब उन्होंने DRHP फाइल किया था, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, IPO से पहले जो फाइल होता है, उसमें लिखा हुआ था कि 44 करोड़ रुपीस कोई एम्प्लॉय निकाल के ले गया। तो ऐसे सिस्टम होने चाहिए ना कि किसी एम्प्लॉय का बस की ना हो कि वो 44 करोड़ निकाल ले। पैसा गायब है, गायब है 44 करोड़। तो ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस, मैनेजमेंट नो हाउ कि कौन सी CRM लगानी है, कौन सी सॉफ्टवेयर लगानी है, या कौन सी प्रोसेस रखनी है, ये सारी चीजें भी VC हेल्प कर सकता है। उसने तो फॉरेन कंपनी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इंडिया में भी किया हुआ है, सिमिलर कंपनीज में भी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें वो फैसिलिटेट हो जाती है। और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात करें, जैसे आपने कहा कि हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, सपोज 3 टाइप के फंड होते हैं VC फंड, AIF1, AIF2, AIF3। 3 वाला जो होता है वो लिस्टेड कंपनीज में स्टॉक मार्केट में करता है इन्वेस्ट। तो अगर मुझे करना था, मुझे याद है, मुझे 2000 बहुत पुरानी बात हो गई, 18 साल पुरानी, तो उस टाइम पे एक बंदे ने बोला था कि रिलायंस में जितना डालना है डाल दे शेयर में पैसा। मैंने कहा क्यों? कहता है वो ऑयल में उसको समझ में आ गया है कि ऑयल इज द स्टार्टिंग ऑफ सेक्टर इज गोइंग डाउन। स्टार्ट हो रहा है सेक्टर डाउन जाने, स्टार्ट हो रहा है, अभी शुरू हुआ है। और उसने अनाउंस किया है रिलायंस ने कि हम कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस बनाएंगे, FMCG। And Reliance has always been famous for their scale, execution and scale. कि जब करता है तो हाँ, इतना बड़ा सोचता है। मनी के टाइम से उसके तो उसने कहा था ये इट इज द स्टार्टिंग ऑफ अ बुल मार्केट इन रिलायंस शेयर्स। और उसने बोला था ये 500 कहीं भी जा सकता है, 500 रुपए का शेयर था उस टाइम पे। आप मानोगे नहीं, वो 500 आज 3000 है, 6 गुना हो चुका है। अरे वो तो बोनस इशू कितनी बार बोनस इशू कर चुके, स्प्लिट कर चुके। वो एक्चुअली 500 का 10,000 हो चुका है। तो जिस आदमी को ये समझ थी कि मैं रियल एस्टेट में डालूं, वो भी अच्छी बात है। 2006 में मैंने एक रियल एस्टेट में डाले थे, 13,000 रुपए गज पे डाले थे, दिल्ली में था, और आज वहां पे चल रहा है 1,40,000 रुपए का। लेकिन फिर भी यार मतलब, हाँ मतलब ठीक है 10-12 टाइम्स इन 20 years is not much। इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लग रहा है ये आप अपने VC वाले उसमें से बोल रहे हो, क्योंकि VC में पैसा 500 गुना होता है। ये तो छोटी बात है यार, 10-12% का, इतने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं VC में तो 600 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना भी चला जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये 10-12 टाइम्स, ये 10-12 गुना, अरे तो छोटी बात है। हमारा डेली का है इससे। आप भगवान करे आपके वर्ड्स ट्रू हो और ऐसे ही बनता रहे पैसा। बट वैसे मैं आपको यही बता रहा था कि VC के अंदर पैसा बनता है तो बहुत बन सकता है। नहीं, विदाउट अ डाउट। अभी एक बंदे ने 20 करोड़ रुपए डाले थे नाइका में, जब नाइका स्टार्ट हो रहा था। तो नाइका की जो फाउंडर है उसी का क्लाइंट था कोई, तो उन्होंने डाले थे। अभी पीछे आया था न्यूज में, दिस पर्सन मेड अ रिटर्न ऑफ 10,000 टाइम्स। वो 20 करोड़ 10,000 टाइम्स हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ 9-10 years। तो क्या बात कर रहे हो, 1000 गुना हर साल बढ़ जाता है। फिर आप कह रहे हो रियल एस्टेट में 18 साल में 12 गुना। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ये बड़ा छोटा लग रहा होगा, ये रियल एस्टेट में जो आपने 12-13 गुना अपना पैसा किया ना, ये इतने सालों में। मेरे साथ को इन्वेस्टर है उसमें, वो 300 करोड़ की पार्टी है सूरत की। वो कहते तूने नुकसान करा दिया कि ये 12 गुना बढ़ा है 18 साल में। वो उसको लॉस केस मानते हैं इस इन्वेस्टमेंट को। क्यों? वही पैसा आप रिलायंस के शेयर में डाल देते, या फिर आप नाइका टाइप की कंपनी में डाल देते, तो सीन बदल जाता पूरा, कहीं का कहीं पहुंच जाता। नहीं, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं करेंगे छोटी मोटी पैसों की बात, नहीं करेंगे अब हम, बड़े पैसों, बड़े ठीक है।
गाइस ये 12-13 गुना कुछ छोटी पैसे की बात नहीं करते। तुषार सर करते ही नहीं इतनी छोटी मोटी बात। एनीवे हाँ, तो यू मेड अराउंड 12-13 टाइम्स इन रियल एस्टेट, राइट? कैरिंग फॉरवर्ड टू इट, नॉर्मल आदमी है, उसको करना हो तो, क्योंकि वो तो आपकी तरह वीसी नहीं है, नहीं वो तो normal छोटे आदमी पैसे के की लिए बात तो कर बहुत रहा है। ऑप्शंस है। अच्छा, अरे Okay. अभी मेरे फ्रेंड है, एंड व्हाई डू यू से दैट? क्यों है ऐसा? क्योंकि स्टॉक मार्केट भी बूम कर रही है, रियल एस्टेट भी बूम कर रहा है, वो सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा है अलग अलग फॉर्म्स में। और सबसे बड़ी बात उसका, क्योंकि उसके पास शायद लेवरेज नहीं है टू वीसी इन्वेस्टमेंट्स, तो उसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर मैं कैगर 20% भी बना रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग है भाई, क्योंकि उसने तो आपकी तरह वो 1000 गुना वाली दुनिया देखी नहीं ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, उसने आपकी वो 1000 गुना नहीं, होते मैं हुए वो पैसे वाली सजेस्ट भी दुनिया नहीं देखी करूंगा नहीं। कि कोई 1000 गुना वाले गेम में कोई रिटेल इन्वेस्टर फंसे। हाँ, मैं एपेटाइट भी नहीं है ना उतना, नहीं, वो लॉस भी lose बन करने सकता, का। लॉस भी हाँ, हो सकता है उसमें। हाँ, आपके साथ हुआ है? लॉस हाँ हुआ है, होता है, इन्वेस्टमेंट्स में लॉस भी होता है। अभी एक कंपनी थी, उसमें डाले थे, वो भाई कहीं पहुंची ही नहीं, और उसका शेयर भी नहीं बिक रहा। हाउ मच मनी वाज दैट? इट वाज 3.5 करोड़ वीसी मनी था, मतलब। तो Still, you are still answerable to people. आंसरेबल टू हाँ, पीपल, बट अगेन वी टेल इन्वेस्टर्स कि भाई हमने पोर्टफोलियो बनाया है 10-15 डील्स का, तो कोई तो अच्छी परफॉर्म कर रही है, हाँ, तो जज मत करो, अब ठीक हाँ, है, हो गया। हो गया हाँ। हाँ, if you are signing up for this, if you are putting money in a VC fund, नहीं, पर होता है फिर भाई, भी उसमें क्या करना समझो पड़ता बात है को। कि कुछ ना कुछ रिटर्न तो देनी ही पड़ती है हर इन्वेस्टर को। Yeah, obviously that to हाँ। make sense. Why are they putting in money हम्म, at the very first place? हम्म, Maybe that is the only reason that मेरे को हम्म। भाई मैं पैसा डालूं, मेरे को पैसा चाहिए। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये है, आपने क्या पूछा था इसके बाद? I was asking that how does a general investor, एक normal investor पैसा कैसे बढ़ाए? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो म्यूचुअल फंड में डाल दो। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP ले लो। अभी हमारे पीछे एक HNI फ्रेंड है, मिस्टर जैन, उन्होंने एक साल में 28% रिटर्न मिला उनको म्यूचुअल फंड से, अगले साल 55%, 55%। आप कंपेयर करके देखो, FD में आपको पोस्ट टैक्स 5% मिलता है, यहाँ आपको 28%, 55%। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है? वो स्मॉल कैप वाला होना चाहिए, या हाँ। मिड कैप होना चाहिए, लार्ज कैप होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए? सबसे सिंपल है, इंडेक्स फंड में डाल दो, ETF में। अगर Okay. इंडेक्स ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट सेंसेक्स ऊपर जाएगा, NSE ऊपर जाएगा, निफ्टी, तो आपका वो ऊपर जाएगा। और वॉरेन बफेट का ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट, लोग बहुत कहते हैं मेरे अंदर स्किल है कि मैं बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जितना आपको इंडेक्स फंड दे सकता है, स्टॉक मार्केट का जो फंड होता है इंडेक्स फंड, उतना आपको रिटर्न कोई नहीं दे सकता। ओके, सिंपल है, इंडेक्स फंड में डाल। हाँ। जो इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट जो 20 स्टॉक्स 30 स्टॉक्स हैं, हाँ, वो सारे बेस्ट कंपनीज उन्होंने चूज कर रखी हैं ऑलरेडी। इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने और निफ्टी NSE ने, तो वो बेस्ट हैं, वो तो ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगी तो वो ऊपर जाएंगे, तो वो उसमें इंडेक्स फंड में डाल दो, सो के आराम से मजे से सो जाओ, बिल्कुल बिंदास। 25%, 50%, ये पकड़ो पैसा, ये लो। अरे सर जी, आपने डाले थे 50-100 दे दिया आपको, पकड़ो, ऐसे होता। हाँ। और दूसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली डालो, लेकिन फिर आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। सत्यम हो गया, अचानक से कोई केस बैंक हो केस गया, निकल गया, यस बैंक हो गया। मेरा मिस्टर गुप्ता, निफ्टी 50 का पार्ट था इस बैंक मेरे में। क्लाइंट थे मिस्टर गुप्ता, 4.5 करोड़ डाले हुए थे यस बैंक में, यूके में रहते हैं। खत्म पैसा। डिवोर्स हो गया अगले का, सच्ची बता रहा हूँ मैं, इस चीज की वजह से डिवोर्स हो गया भाई, पैसा खत्म हो गया, लड़की भाग गई। ओह भाई, now it's making sense भाई। हाँ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है यार। तो इसलिए अगर आप स्क्रीन के आगे बैठ सकते हो रेगुलरली, पैसा खत्म, लड़की गायब। लड़की का वो, चलो ठीक है, लेट इट बी। अब क्या छोड़ करें, देते हैं सभी टाइप के उसको। लोग हैं। तो हाँ, सही। ये है। और बाकी म्यूचुअल फंड है, बाकी अगर अनलिस्टेड में करना है तो स्पेयर मनी करना, मतलब मेन Okay. मनी जिससे आपकी लाइफ चल रही है उसको मत करना। हाँ। क्योंकि 10 में से 9 कंपनियां ज्यादा कहीं पहुंच नहीं पाती, 10 में से 1-2 पहुंचती है। तो वो मेरा यही है आपको सजेशन कि अगर बहुत स्पेयर मनी है हाँ, तो करना, वरना मत करो। नहीं तो मत करो, साफ बात है। और नहीं तो अगर थोड़ा एज हो गई है आपकी, ओल्ड हो गए हो, तो FD में डाल के अपना Chill आराम करो। से, हाँ। रेंटल इनकम अगर कोशिश करोगे तो रियल एस्टेट जब डाउन चल रही हो
तो एक ऐसी जगह जहां पे सिटी मूव कर रही हो, सिटी की मूवमेंट होती है, सिटी फरीदाबाद में कम मूव करी, नोएडा गुड़गांव में ज्यादा मूव करी, कुंडली साइड कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाई ज्यादा। तो कहाँ सिटी ज्यादातर मूव कर रही है, वहां पे एक अच्छी लोकेशन मॉल के अंदर एक कमर्शियल चीज ले लो अच्छी लोकेशन में और उसको रेंट पे चढ़ा दो। और आपको रेंट से इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि इंडिया में रेंट्स बहुत कम है, 3%, हाँ, वेरी 2%, लेस 4%। रेंटल लेकिन जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, एप्रिसिएशन, कैपिटल हाँ। एप्रिसिएशन। लेकिन प्रॉपर्टी आप तब खरीदो जब जब आपको मतलब अच्छे रेट पे खरीदो, ये नहीं कि बहुत महंगे रेट पे खरीदो। वो फिर आपको हो सकता है महंगे रेट पे खरीदी, फिर पड़ी रही, फिर 10 साल हो गए, वो प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। लॉन्ग ओवर द लॉन्ग टर्म तो बढ़ती है, लेकिन गलत रेट पे खरीदने वाला चीज हो जाती है उसमें। और अंडर कंस्ट्रक्शन तो बहुत रिस्की होती है, तो इतने नोएडा में 14,000 प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन तो आजकल के टाइम में लेना ही नहीं अनलेस डीएलएफ हो कि बना के देगा ही, चाहे लेट देगा, बना के देगा ही, तो वो चीज होनी चाहिए। सभी एक प्रोजेक्ट आया था, हाइंस यूएस की कंपनी का 50% स्टेक था। अब वो यूएस की कंपनी है, ये लोग चीटिंग नहीं करते आसानी से, तो वो एक हो जाता है। बट ये है, बाकी रिटर्न्स क्रिप्टो में मत डालो। ओके। अभी वजीर एक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्रिप्टो खरीदी जाती थी, उनमें से $276 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टोज किसी नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने निकाल लिए। क्रिप्टो पड़ा है आपका वॉलेट में, हर बंदे के वॉलेट से काफी सारे कुछ 276 मिलियन के क्रिप्टोज निकाली। वो वजीर एक्स बंद होने पे आ गई। जब सेफ्टी नहीं है उस पैसे का, चाहे वो क्रिप्टो बिटकॉइन चाहे 10 लाख से 55 लाख चला गया, लेकिन जब सेफ्टी नहीं है तो अचार डालोगे उसका। तो क्रिप्टो इज टोटली अवॉइड करो। हाँ, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, दोनों बढ़ रहे हैं और उसका बढ़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रीजन है। वो ये है कि डॉलर नीचे जा रहा है, यूएस की इकोनॉमी नीचे जा रही है, इस वजह से लोग गोल्ड में डाल रहे हैं पैसा। तो अगर आप गोल्ड में डालना चाहते हो तो डायरेक्टली गोल्ड मत खरीदो, ओके, गोल्ड का ईटीएफ खरीद लो। हाँ, ये मैं करता हूँ। हाँ, आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद लो गोल्ड। ये मैं करता हूँ क्योंकि गोल्ड डायरेक्टली खरीदते हो तो आपको 3% का जीएसटी लगता है। या तो आप ज्वेलरी में यूज करना चाहते हो safety is an बच्चों issue. के लिए या वाइफ के लिए, तो सेफ्टी इज एन इशू। सेफ्टी इज एन इशू। बैंक संभाल के रखो। हाँ, वो लॉकर में रखो, लॉकर के अलग पैसे दो, लॉकर के अलग पैसे। उससे फार बेटर है यू बाय एन ईटीएफ ऑफ द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड का ईटीएफ ऊपर जाएगा। एंड दिस इज द थिंग आई ऑलवेज से, गोल्ड इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। व्हेनेवर यूएस इज प्रिंटिंग मनी, इन्फ्लेशन गोज अप। यूएस पैसा प्रिंट करता है, यूएस में बैठे हुए लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अब ये लोग दुनिया भर में पैसा फेंकने को तैयार है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा है। अब जो लोग आज तक अपनी कंट्री में बेच रहे थे, दे वांट टू एक्सपोर्ट टू यूएस बिकॉज वहां पे लोग ज्यादा पैसा फेंक रहे हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे बैठ के फॉर सपोज ये ग्लास बना रहा हूँ, अब मेरे को इस कंट्री में इसके 500 रुपए मिल रहे हैं, यूएस में मेरे को इसके 5,000 मिल रहे हैं, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा। या फिर मैं अपनी इकोनॉमी का मैं कहूंगा भाई देखो कम से कम 2500 तो दो, 2500 देने के लोगों की हैसियत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये 2500 का हो गया है, यूएस में ये 5,000 का है, मैं कर रहा हूँ इसे एक्सपोर्ट, चीजें महंगी हो गई, ऑटोमेटिकली इसका प्राइस अप हो गया। And I've always seen this, whenever inflation goes up, US prints money, inflation goes up, and whenever inflation goes up, gold prices go up because people are like, भाई gold is real money, सेफ हेवन बोलते हैं। सेफ हेवन बोलते हैं लोग, गोल्ड में पैसा डालते हैं और डिमांड बढ़ जाता है, गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए गोल्ड इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपने बिल्कुल बहुत बाय गोल्ड ईटीएफ्स। मेरे पास जितना भी लिक्विड पैसा पड़ा रहता है, मेरा सारा लिक्विड पैसा गोल्ड ईटीएफ में होता है। मैं बैंक में पैसा रखता ही नहीं, मेरा सारा लिक्विड पैसा गोल्ड ईटीएफ में होता है। महंगाई बढ़ेगी तो मेरा गोल्ड ईटीएफ बढ़ेगा, मेरे को जब वो पैसा चाहिए होगा ईटीएफ बेच के कहीं और डाल दूंगा, खत्म कहानी। बाकी सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे चलता है। बिल्कुल। और अभी क्या हुआ है, दिस इज माय वे ऑफ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, गवर्नमेंट्स क्या करती थी, अपने पास कुछ फोरेक्स रखती थी। हाँ, वो इसलिए रखती थी कि अगर कुछ बुरा वक्त आया इकोनॉमी में तो कुछ हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए। या तो वो डॉलर अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखते थे, बॉन्ड्स रखते थे अपने पास। रशिया के $600 बिलियन के बॉन्ड पड़े हुए थे अमेरिका के पास। तो जब यूक्रेन रशिया वॉर आया, अमेरिका ने वो दब लिए, वो पकड़ के रख लिया अपने पास कि हम वापस ही नहीं करते।
तो रशिया ने पूरी दुनिया में जाके बताया, देखो तुम जो पैसा अपना अमेरिका बॉन्ड में रखते हो ना, इंडिया ने 600 बिलियन रखा हम हुआ पे है, सैंक्शंस लगा दिए हैं देखो ये पैसा बॉन्ड भी बेच नहीं फ्री पा रहे। मार्केट नहीं है ये, हाँ इन्होंने हमारा दाब लिया हम्म, 600 बिलियन। देख लो तुम्हें। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, वहां पैसा रखने की बजाय हाँ, गोल्ड हम्म, और से सिल्वर हम्म, और इन चीजों में डाल रहे हैं। तो अमेरिका के डेफिसिट्स बढ़ गए, क्योंकि पहले बाहर से पैसा आता रहता था, अब उनके डेफिसिट बढ़ गए, उनको ज्यादा मनी प्रिंट करना पड़ रहा है। कल ही न्यूज आई थी, अमेरिका का इंटरेस्ट कॉस्ट गवर्नमेंट का ऑन द लोन विच दे आर टेकिंग, उसका टोटल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का हो चुका है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का हर साल का इंटरेस्ट दे रही है यूएस गवर्नमेंट। तो उनकी इकोनॉमी डाउन जा it's a रही है। lot of money ये है, तो इसलिए गोल्ड इज गुड। and buy gold ETFs I think that's ETF, the best. सिल्वर ETF ले लो, हम्म। सिल्वर बीज ले लो, गोल्ड बीज ले लो। कमोडिटीज तो बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं, बहुत ज्यादा। आई वोंट सजेस्ट। FD जैसे मैंने बोला सेफ है। म्यूचुअल फंड अगर आपने अच्छा खरीद रखा है, जैसे अगर आप ओल्ड एज में हो तो आप ऐसा म्यूचुअल फंड खरीदो जिसमें लार्ज कैप हो 50%, क्योंकि लार्ज कैप स्टेबल अच्छी कंपनीज होती हैं, शेयर भी हल्का हिलता है। हाफ डेट, ताकि वो Okay. सेफ हो, okay तो वो वाला ले लो म्यूचुअल फंड। अगर आप यंग हो तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप वो भी ले सकते हो, जो ज्यादा भागता है ज्यादा गिरता है, वो म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो वो आपको म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा अच्छा। बाकी डायरेक्टली अगर स्क्रीन के आगे बैठ सकते हो सारे दिन, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। और अपने आसपास नजर रखो। जैसे मैंने LNT में डाले थे, मैंने जब 1600 रुपए का शेयर था, अभी 3500 है। 2 साल हुए हैं मुश्किल से। मैंने क्यों डाले थे? यार टनल गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो LNT बनाएगी, राम मंदिर बनाना चाहती है तो LNT बनाएगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना चाहती है तो LNT बनाएगी। ये क्या है यार, जो चीज बनाना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया वाले ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से प्लांट बनाना चाहते थे, LNT। मैंने कहा ये कंपनी सही है यार, इट इज फंडामेंटली सो स्ट्रॉन्ग। या तो मैंने इसलिए सोच के उसमें बिना आंख बंद करके मैंने 1600 के रेट पे डाल दिया। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की थी। तो अगर किसी को ऐसी इन्वेस्टिंग करनी है, अगर पेशेंस है, स्क्रीन के आगे बैठ सकते हो तो। I did this at the time of COVID with KRBL. So KRBL is one of the largest rice exporters of India. And अगर आप सब लोग इंडिया गेट खाते हो तो भाई आप KRBL का ही चावल खा रहे हो, ठीक है। मेरे घर में तो यही आता है। तो दो ही brands है which, if you talk about the brands of rice, there are only 2 brands which people are ideally eating in all the households of India. Number 1 is Daawat and number 1 is India Gate, right? तो same है। And now the thing is that मैंने जब पैसा डाला था KRBL में, मैंने ये सोच के डाला था, मैंने कहा यार देख कोविड आ रखा है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। इंडिया से बाहर राइस बहुत कंज्यूम होता है। इंडिया में थोड़ा रोटी ज्यादा चलता है, राइस भी चलता है बट रोटी भी चलता है। इंडिया से बाहर रोटी नहीं चलता, राइस चलता है। सो राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एंड द कंपनी ऑल्सो वर्क्स इन प्रीमियम राइस कैटेगरी, जो एक्सपेंसिव बासमती और उससे ऊपर जाता है, जो पीपल यूज इन बिरयानीज एंड यू नो एकदम एक्सट्रावेगेंट डिशेस, एंड नॉर्मल ऑल्सो, राइट। तो एक मिडिल क्लास से लेकर हाई एंड तक इनके पास प्रोडक्ट रेंज है, एंड द बिजनेस इज गोइंग अप। I bought KRBL at 165. I sold it at 440. कितने टाइम में? And I think 1.5 years to 2 years के बीच में, I think I invested in 2021. Very nice. I exited in 2023 का starting. I sold it at 440. Very nice. So I almost, मतलब more than doubled my investment. Very nice. Very nice. Fundamental investment. Fundamentally, very, मतलब I mean basic it's basic logic. economic concept that पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, कोविड आ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है भाई, सिंपल है। और चावल ऐसी चीज है, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए बंदा खाना बंद नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल एज दैट। इसी तरह से मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बेसिक इकोनॉमिक। चाइना इंडिया के बॉर्डर पे है, हाँ, इधर पाकिस्तान के साथ लगी रहती है, अब बांग्लादेश वाली साइड पे भी पंगा मच गया, डिफेंस के स्टॉक्स पकड़ भागे हैं डिफेंस स्टॉक इन द पास्ट 1 year। डिफेंस स्टॉक्स क्या भागे हैं, 100% से कम तो रिटर्न ही नहीं दिया किसी भी स्टॉक। बिल्कुल। और अभी तो म्यूचुअल फंड वालों के पास 25-30 हजार करोड़ पड़ा है। जैसी 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिरती है मार्केट, उसको मौका ही नहीं देते और गिरने का। पकड़ो पैसा। तभी तो अभी फॉल आया था 800-900 पॉइंट का, दोबारा ऊपर आ गया मार्केट। SME IPO देखो, 24,100 पे आ गया था, अब 25,000 दोबारा पहुंच गया। एक महीने में 50 SME IPO आ रहे हैं, एक महीने में 50 इश्यूज।
Big thing for India. 50 इश्यूज SME के, जो SME एक्सचेंज को कोई देखता नहीं था, उस पे जेन्युइन इन्वेस्टर मोटा पैसा बना रहे। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ एक कंपनी का, उनका 2-3 महीने पहले आया है IPO, 31 करोड़ का IPO, बिड्स थी 16,600 करोड़ की, $4 मिलियन का IPO, $2 बिलियन की बिड्स थी। इतना पैसा SME मार्केट में घूम रहा है, तो ये है। और तो यहाँ पे तो यार प्री इक्विटी इन्वेस्टर्स, प्री IPO इन्वेस्टर्स के मजे हैं। अलॉटमेंट बहुत कम मिलता है ना, इतना बिड्स लगी हुई हैं, इतने से शेयर मिल जाएंगे। नो बाय द IPO, हाँ, pre-IPO. प्री IPO नो, प्री IPO में आपकी वो नहीं चाहिए ना, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए फाउंडर के साथ। वही रिलेशन चीज़ नहीं, है। मतलब अब कोई ना आपके कोई पास आपकी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, जैसे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, और उसमें 1 साल का लॉक इन होता है। हाँ। फिर ये मत कहना कि 1 हाँ। साल वेट करने में फट गई मेरी, मतलब 1 साल बाद अगर मार्केट गिरी तो आपका पैसा पर फिर भी काफी सेफ होता है। जैसे कि Yeah, of 94 course. का इशू था ये वाला, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, तो 360 पे खुला था और 460 तक गया था, और अभी 318-20 चल रहा है। तो 1 साल बाद कंपनी ने 104 से 136 करोड़ का टर्नओवर बढ़ गया उसका, तो प्रॉफिट भी है। हाँ, तो सेफ है। Makes 1 साल का लॉक इन तो पता भी नहीं चलता। हाँ, नहीं पता लगता लोगों को, especially when you have put in more money, good amount of money. हाँ, You also have more but watch out patience. for bad companies. Like, Yeah. कई companies they are not good at all. I really want to talk about business from a fundamental perspective, and let's put more light on that. What is the difference between Reliance and other big business houses of our country, comparing them to other companies who have failed or who are not performing that well? I mean, I just want to know what makes Reliance Reliance. Reliance को Reliance क्या बनाता है? कैश क्यों काउ, है? कैश काउ रिफाइनरी से इतना प्रॉफिट आता है साल का कि वो रिस्क ले सकता है बड़े बड़े। उसको पता है कि मेरे रिफाइनरी से आना है पैसा, आएगा इस साल का 20,000 करोड़। Do you also think that Reliance का fundamental philosophy बाकी business houses से बहुत अलग है? That is why they were able to set up such a big refinery, because they had access to capital. क्योंकि 12,000 करोड़ का refinery लगाना is not a small thing at that time, 1998. They were the pioneers in utilizing retail investors' money to build capacity, Capacity, scale, बड़ी चीज। scale की बात है। जनरली जो लोग रिच क्लास होती है ना, वो 2 टाइप के पैसे पे बहुत नजर रखते हैं। ठीक है। जो उनको लगता है आसानी से चुराया जा सकता है, वो एक है टैक्स पेयर का पैसा। अभी कोई स्टेट के CM जेल में है, तो 150 लॉयर्स को गवर्नमेंट से पैसा जा रहा है। हाँ। अभी एक स्टेट की CM फंस गई है एक डॉक्टर्स की एजिटेशन में, तो कपिल सिब्बल जी को लगाया हुआ है, जिसको पता नहीं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कितना पैसा जा रहा है। उनका रेट बहुत है यार। तो टैक्स पेयर का पैसा है। हाँ, he charges a lot of money टैक्स for पेयर के negligence. पैसे पे सबकी नजर होती है, और एक रिटेल इन्वेस्टर के पैसे की नजर होती है, स्टॉक मार्केट से जितना मर्जी उठा। तो ये 2 टाइप का जो पैसा होता है ना, इस पे बहुत नजर होती है। लेकिन धीरू भाई अंबानीज ग्रेटनेस इज कि उसने ये कहा कि अगर मैं इस इन्वेस्टर को इसके पैसे चोरी करने की बजाय इसको ये विश्वास दिलाऊं, अगर मैं इसको रिटर्न बना के दे दूं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ये बार बार डालेगा। यस। तो ये वो वाला काम किया धीरू भाई अंबानी ने, इतने सारे पैसा उठाया। I mean, I still remember the stories I used to hear that वो गांव जाते थे, गांव में भी जाके प्रचार करते थे कि भाई मेरा IPO आ रहा है, put in money and I make sure that you make money. एग्जीक्यूशन इज देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैंने मुकेश Very strong executors. मुकेश अंबानी जी को सुना हुआ है मैंने, वो एक बात बोलते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी बिजनेस में घुसना चाहते हैं तो हम महंगी कंपनियां नहीं खरीदते। ये नहीं कि आज बोलो मेरे को कि इन्फोसिस खरीद ले 5 लाख करोड़ की, मैं नहीं खरीदूंगा। मैं नई इन्फोसिस फ्रेश बनाऊंगा। मतलब मैं कंपनी खरीदूंगा जो बहुत छोटी हो, लेकिन उसको मैं इन्फोसिस की कैपेसिटी तक ले जाऊंगा, वो मेरे में दम, वो मैं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे महंगी बोले, दे वांट टू जियो मार्ट किया ना उन्होंने, जियो मार्ट है ना, एजियो ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट बिक सकती थी आराम से, नहीं खरीदनी, हम तो खुद फ्रेश बनाएंगे, क्योंकि उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज एग्जीक्यूशन।
जिस स्केल के प्रोजेक्ट्स जितने टाइम में अच्छे क्वालिटी का बना के वो एग्जीक्यूट करते हैं उतना कोई नहीं करता, एलएनटी करती होगी। डू यू ऑल्सो थिंक कि रिलायंस के साथ एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि उनको लाइक जैसे आई वॉज टॉकिंग टू समवन राइट, तो ही यूज टू वर्क इन रिलायंस एंड नाउ दैट पर्सन इज वर्किंग एट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, समवेयर आउटसाइड इंडिया। ही टोल्ड मी भाई मैं यहाँ काम करता हूँ ना भाई, पैसा बहुत कमाता हूँ, लेकिन जो मजा मुझे रिलायंस में काम करके आता था वो मुझे यहाँ नहीं आता। मैं आस्क्ड हिम व्हाई डू यू से दैट, ही इज लाइक कि मजा इसलिए नहीं क्योंकि काम ज्यादा है, मजा इसलिए भाई वो तुमको इतना रगड़ देंगे ना दैट यू स्टार्ट टू इम्बाइब दैट थिंग कि नो मैटर हाउ गुड यू टॉक, इफ यू कैन नॉट एग्जीक्यूट यू आर ऑफ नो यूज टू द कंपनी। तो भाई रिलायंस की एक अच्छी क्वालिटी है जो उन्होंने मेरे को बताई कि आप अगर 1-2 साल रिलायंस में काम कर लो ना, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटर बना देगा ना कि उसके बाद आपको कुछ आए ना आए, आपको ये पता होगा कि इफ आई हैव टू गेट समथिंग डन देन आई हैव टू गेट इट डन, एंड हाउ डू आई डू इट, आई हैव टू फिगर आउट। रिलायंस जिस टाइप से वर्क करती है, आई थिंक दिस इज इन देयर कल्चर ओनली, इट इज इन देयर कल्चर। दे वांट टू टेक वेरी थॉट आफ्टर डिसीजंस कि बहुत सोच समझ के कि हमें ये करना है नहीं करना, रिटेल में घुसना है नहीं घुसना, घुसना है जिसमें घुसे फोड़ 10,000 करोड़ लगा दिए पीछे, और जिसमें घुसे उसमें फोड़ दिया फोड़। हाँ, टेलीकॉम बैंग ऑन, टेलीकॉम बैंग ऑन, टेलीकॉम देख लो यार, कोई बचा ही नहीं। हाँ मतलब नाउ दे आर द बिगेस्ट। या ये बात मुझे वैसी लगती है जैसे बिग फोर है ना, डिलॉयट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, इनमें जो काम करता है ना 2-3 साल के अंदर इतना सेट हो लेता है, इतना उसको नॉलेज हो जाती है कि वो खुद का फाइनेंस बिजनेस करना शुरू कर देता है। हाँ, मैं जब डिलॉयट में था, एंड आई आल्सो हर्ड दीस कंपनीज दे फंड दैट पर्सन, डू दे? नो दे डोंट फंड, अच्छा, ओके, दे आर एडवाइजरी ओनली, ओके, सो दे डोंट फंड। तो मैंने जब डिलॉयट में था, मतलब मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने वहां पे जितने साल काम किया है, आज अगर मेरी फाइनेंशियल नॉलेज है वो मेरी डिलॉयट से आई हुई है। बहुत छोटे टाइम में बहुत अच्छा लर्निंग कर्व होता है उसमें, लेकिन यू शुड बी विलिंग टू लर्न मोर। मतलब वो आपको नए नए प्रोजेक्ट्स देंगे, आप बोलो नहीं मैं 4 कर रहा हूँ 5वां नहीं करूंगा, ऑन योर टोज, ऑन योर टोज, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। रिलायंस का ये है, बाकी रिलायंस ने जो पिछले बहुत टाइम से ये जो स्टार्टअप टाइप का इन्होंने शुरू किया है कि कंपनी खरीद लो फिर उसको टर्न अराउंड कर दो, सो ये भी देखो लर्न किया ना कंपनी ने, ओल्ड कंपनी है, ओल्ड इकोनॉमी कंपनी है, लेकिन देखो लर्न किया उन्होंने, तो इट इज टू देयर क्रेडिट। What do you have to say about the Adani Group? Because I've seen that they are the acquisition kings of India. Regardless of that, a lot of debt is there on the company. But I really want to know your point on this because you see देखो the whole thing from a capitalistic बताया था perspective. कि पिछली गवर्नमेंट में स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी थी, जला दो। इतने स्कैम आ रहे थे, इतने स्कैम हो रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने ही नहीं। मतलब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज डूबी पड़ी थी क्योंकि कोई प्रोजेक्ट पूरा होता ही नहीं था, तो सारी लॉसेस में बैंक के सारे एनपीएस हुए पड़े, क्योंकि द सिस्टम वाज फॉल्टी ऊपर से नीचे। मतलब कंपनीज के पास एसेट्स हैं, सब कुछ है, बट काम ही नहीं हो पा रहा है। काम कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑब्स्ट्रक्शन लगा रही है पैसे खाने के लिए, तो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। आप देख लो इसको, जीएमआर ग्रुप एयरपोर्ट में था, दे थॉट कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन जाएंगे, तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में कांग्रेस के टाइम हाथ डाला, हाथ जला लिए। तो रिलायंस अदानी की जीत ये है कि भाई वो बड़ा सोचता है, और देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जो इतना बड़ा रिस्क लेके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए निकल जाए। गवर्नमेंट सपोर्ट है उसके पास, बट आज के टाइम में जब प्राइवेट कंपनी जल चुकी थी, वो बहुत कम हाथ डालती हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में कि गवर्नमेंट बदल जाए, कुछ सिनेरियो बदल जाए, मतलब गैस एलएनजी में घुसे थे तो ग्लोबल प्राइस चेंज हो गया, कुछ है ना हो गया। पर अदानी आप देख लो, बिल्कुल सॉल्टी मार्शी प्लेन्स हैं रन ऑफ कच्छ में, उसको कन्वर्ट करके वहां पे पोर्ट बनाया मुंद्रा, तो उन्होंने करके दिखाया ना। हाँ, क्या हम कर सकते हैं, तो दोनों में। हाँ, तो आई बिलीव इन देम, करते हैं वो चीजें हैं, कुछ हैं चीजें
बट वो देखो इंटरनेशनल कंपनियां भी करती हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में, और देखो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, है ना, लेकिन जो चीज इंटरनेशनल कंपनियां करती हैं वो हमें पता है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी क्या करती है लिटिल बिट इंटरनेशनल लेफ्ट कंपनी? राइट एंड सेंटर, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग तो करते ही है ना लोग, करते ही है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की भाई, ताकि मार्केट से पैसा, मैंने आपको बताया ना, रिटेल इन्वेस्टर और टैक्स पेयर, इन दोनों का पैसा इजी से उठाने वाला होता है। तो इस वजह से कंपनीज अपना सारा रूल बुक वगैरह यूज करती हैं कि कैसे मैक्सिमम पैसा उठाओ, कैसा कम से कम डाइल्यूट करना पड़े, कैसे नए नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पॉसिबल हो, फिर ट्रिक्स यूज करती हैं। तो दानी का भी वो रह सकता है, हो आई डोंट नो, मैं तो अंदर घुसा नहीं हूँ, बट एग्जीक्यूशन तो उनका फोटे है, जो रिलायंस का भी है। What is अब the देख लो नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने खरीद चुके हैं वो, 4-5 तो हाँ। पोर्ट ही खरीद चुके हैं। But here I really want to know what is the basic underlining difference between Adani Group and Reliance? Difference Fundamentally. तो बहुत है, डिफरेंस बहुत हाँ, है। I want you to put light on that. मैं देखो, चाहता हूँ आप एक बारी उसका थोड़ा सा, रिलायंस की के पास कैश काउ है, रिफाइनरी। ठीक है, तो ऐसे तो अडानी के पास भी पोर्ट कौन है। सी कैश काउ है? पोर्ट? पोर्ट कैश काउ का है। पोर्ट अच्छा चल रहा है पोर्ट, हाँ, बट जैसे जैसे नए नए Plus, पोर्ट खुलते जाते हैं, I believe that like the way Reliance is not having a vertical integration. रिलायंस का रिफाइनरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड हाँ, है। refinery, but हाँ। rest of बाकी the businesses बाकी are में not नहीं है। vertically नहीं, integrated, they are right? not, they are But अडानी का पूरा business line is vertically integrated. Transmission भी उनका है, प्लांट भी उनका है, not। पोर्ट भी उनका है, लॉजिस्टिक्स भी उनका है। वॉरेन बफेट ने एक बात बोली थी कि जब टाइड जाता है तब हमें पता चलता है कि बिना कच्चा पहन के कौन नहा रहा था। तो अभी अदानी का टाइड ऊपर है, हाँ, आराम से हाँ, बैंक के पैसे मिल रहे हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर अदानी ग्रुप पे आज के टाइम में 88,500 करोड़ है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। बाकी 36% है, बाकी जो 66% है वो उन्होंने फॉरेन करेंसी लोन ले रखे हैं। जब टाइड जाएगा, सरकार बदलेगी या माहौल बदलेगा या कोई स्टेट गवर्नमेंट बदलेगी जहाँ उनका प्रोजेक्ट हो, तो पता नहीं कच्चा पहन के ना रहे हैं या कच्चा बिना पहने। मतलब मुझे ये लगता है अभी तो उनको काफी सपोर्ट मिला हुआ है, बट अगेन यू नो ही इज एग्जीक्यूटिंग। आप पोर्ट्स देखो उनके, उनकी जितने गैस की गवर्नमेंट गैस कनेक्शंस का काम कर रहे हैं, हर जगह घुसे पड़े हैं। मेरा फ्रूट वाला उस दिन मुझे फ्रूट बेच रहा था और ऐसे फ्रूट की पीछे एक डब्बी उठाई, सर फॉरेन वाला खरीदोगे? अदानी। अदानी फ्रूट्स। तो मैंने कहा यार तू क्यों दुखी हो रहा है भाई? हाँ। तू तो बेच रहा है उसका। तो हर जगह घुसे पड़े हैं, और ठीक है, इतना बुलिश कॉन्ग्लोमरेट है जो इतना एस्पिरेशनल है, और ऐसे ऐसे I think they're really betting on India's growth holistically, right? Because they see if they are putting their money in infrastructure projects. अदानी अगर पैसा डाल रहा है कि भाई मैं पोर्ट में भी पैसा डालूंगा, मैं एयरपोर्ट्स भी एक्वायर करूंगा, उसे भी रन करूंगा, प्राइवेटाइज करूंगा, वो कह रहा है कि यार मैं ट्रांसमिशन में भी जाऊंगा, मैं पावर प्लांट में भी जाऊंगा, एवरीथिंग, मैं कोल माइंस में भी जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक सेंट्रल बिलीफ है इस चीज को लेकर कि भाई अभी कंट्री एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है, एंड आई वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट। आई वांट टू कैपिटलाइज। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ओके, कि आप एक ऐसे बिजनेस में हो जो लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक है। बनेगा, यूज होना शुरू होगा, तब आपको पैसा पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे आप बैंक से जितना मर्जी लिए जा रहे हो, अब आपकी डेट लेवल्स, अच्छा इतनी सारी जगह हाथ डाल रखा है, भाई कौन है जो एग्जीक्यूट कर रहा है उनकी फैमिली में से बैठ के? हमें क्या पता? डू वी नो कि पीछे से कौन एग्जीक्यूट? बट हो तो रहा है। हो तो रहा है, बट जैसे सीमेंट बिजनेस है, इन्होंने $10 बिलियन का खरीदा, 10 बिलियन। दे थॉट कि हम सीमेंट के वो, अब उसमें इतनी नई कैपेसिटीज कर रहे हैं वो, तो आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट देयर एग्जीक्यूशन कि कैसा है उनका। एस्पिरेशनल है, बहुत रिस्क लेते हैं, बहुत मनी इजीली अवेलेबल है उनके लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी टाइम अर्ली है ये बताने के लिए कि वेदर दे विल बी सक्सेसफुल और नॉट। डोंट यू थिंक दैट उनके लिए मनी इजीली एक्सेसिबल इसलिए क्योंकि दे आर गुड इन एग्जीक्यूशन एंड they've proved themselves again and again and again? That is because it is also a very old conglomerate, right? Adani Group is not a 5-year-old conglomerate, right? They've been doing it from the time of 80s. Reliance उनसे 7-8 साल पहले ही शुरू हुआ है।
इतना ही डिफरेंस है अदानी ग्रुप और That रिलायंस is ग्रुप one की reason स्टार्टिंग में. कि है सो देव आल्सो प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन ना. हाँ. मतलब सेम वही वाली बात है जो आप कह रहे थे कि भाई इन्वेस्टर को पैसा कमा कर दिया है तो वो दोबारा पैसा डाल रहा है. वो भी है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत है, 88,000 का नहीं एक्सपोजर वो ले तो रखा है. ऑब्वियसली वो तो हाँ, मेक वो है. गवर्नमेंट सपोर्ट तो एनी बिग कॉन्ग्लोमरेट यू सी इन इंडिया एवरीवन हैज गवर्नमेंट सपोर्ट. किसके पास नहीं है सर? बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, ऐसा कोई स्कैम तो नहीं देखा मैंने अदानी के अभी तक. किसी कोई ऐसा कोई आपको दिखा है कभी कुछ कोई स्कैम करा हो उन्होंने? मैं तो I never saw. I just feel that people who are very rich, जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से आते हैं, जिनको कैपिटलिज्म उनका कोर है, I won't say it crony capitalism, I just say that core of them is capitalism. I believe that they always figure out ways to bend the laws in their own favor so that they can get something executed which adds on more and more societal value. मतलब कि भाई मैं अगर मान लो पैसा खिला रहा हूं या मान लो मैं कुछ लॉज को बेंड कर भी रहा हूं तो उसको बेंड करके मैं भाई फैक्ट्री भी लगा रहा हूं जहां पे मैं 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा. तो फिर इट इज समझ रहे हो? जो मैं- रिलायंस में धीरूभाई को भी तो करना पड़ा था. हाँ मतलब मैं ये नहीं है कि मैं पैसा भी खिला रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट भी कुछ जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादा टैक्स पे करने की पोजीशन में भी नहीं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ घर. दोनों में फर्क Getting my point? दोनों में बहुत फर्क है. है. बिकॉज उस हिसाब से a lot of people, बहुत लोगों ने धीरूभाई अंबानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि भाई तुमने कांग्रेस गवर्नमेंट को पैसा खिला खिला के वहां licenses सोशलिज्म ले थी ना उस लिए. टाइम इंडिया में, वो नहीं, तो लड़ना पड़ा था उस बेचारे को. लोगों ने तो बहुत हाँ. आरोप लगाए ना कि तुमने तो भाई गवर्नमेंट को पैसा खिला खिला के सब कुछ अपने फेवर में कर लिया, तुमने ये ले ली, लैंड ले ली, लाइसेंसेस ले लिए वगैरह. धीरूभाई अंबानी ने बोला भाई देखो ऐसा है, दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, तुम्हें खटखटाना नहीं आता तो मेरी गलती थोड़ी ना है भाई. जो बंदा पावर में बैठा है वो तो ऐसे नंगा होके बैठा हुआ है, जो पैसा फेंक देगा उसके लिए नाच देगा. तुमने पैसा नहीं फेंका, मैंने फेंक दिया, मेरे लिए नाच गए. तो व्हाई ब्लेम मी? Why blame me? And अरे just forget that. At least look at the societal value that I'm creating. How much is the Reliance workforce? लाखों में 4-5 लाख. More than that. अच्छा. So if you're providing money, if you're providing occupation to so many people in the country, you're contributing towards 5 to 7% of the overall country exports. तो भाई तुम आज की डेट में सोसाइटल वैल्यू भी तो देखो. बिल्डिंग ऑफ कैपेसिटी कंट्री को दिया, टैक्स को पेयर को दिया, बहुत लोग सैलरीज बांटी. You know, I'll get a lot of hate for saying this, but I'm 100% sure that people who understand economics and capitalism, they'll understand what I'm trying to say. लोगों को समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ. भाई इसको ऐसे समझो, लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई अमीरों को फेवर मिलता है, अमीरों को अमीर अपने हिसाब से लॉज को बेंड कर लेता है, अमीर लोगों को सरकार ज्यादा हाथ नहीं लगाती है. ठीक है, आई एग्री टू यू, आई फील बैड अबाउट इट. I genuinely feel that it is not right, but also try to understand this from an economic perspective, right? इसको ऐसे समझो कि भाई वो जो बंदा है ना, जो बिलियनर है, उसका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन एक नॉर्मल आदमी से 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा है. ही इज द, तो उसको कोई क्यों नहीं फेवर करेगा? उसके कर्म है जिससे वो क्रिएट हो रहा है. हाँ, उसको कोई क्यों नहीं फेवर करेगा? एक बंदा है जो 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और एक बंदा है जो खुद भी एम्प्लॉयमेंट बहुत मुश्किल से लेके बैठा है. हु डू यू थिंक द गवर्नमेंट विल फेवर? वो जो खुद काम नहीं कर पा रहा है उसको जेल में डालने से पहले शायद गवर्नमेंट ना सोचे, लेकिन जो 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसको जेल में डालने से पहले गवर्नमेंट 100 बार सोचेगी, क्योंकि उसका सोसाइटल वैल्यू में कंट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा है ना. लोग पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज दे गेट वेरी इमोशनल टू इट. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट इमोशनल अबाउट इट, आई एम, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसको एक बारी इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करो. बिल्कुल, I fully agree with you. We need more Adanis. We Yeah. need more Ambanis. We definitely do. Why one L&T in the country? Hmm. Why चाइना में देखो ना, इतनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, सारी दुनिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अफ्रीका में जाके रोड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पोर्ट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इतनी कंपनीज हैं. यहाँ पे एक रिलायंस, एक अदानी, एक L&T. तो that way you are absolutely correct. I fully agree with you. And I also feel bad कि यार हमारी कंट्री में people don't look at wealth as something which is appreciated, right? Like if you go to Dubai, if you go to America, if you go to any of the Western countries or even Gulf countries, you'll always see लोग जिसके पास पैसा है ना, उसको घृणा की नजर से नहीं देख रहे, एनवी की नजर से नहीं देख रहे, उसको एक हाई वैल्यू इंसान की नजर से देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, कुछ कर रहा है भाई ये.
इंडिया में क्या है कि आप किसी की महंगी गाड़ी देखते हो, आपको सबसे पहले ये होता है, अबे यार चोरी की होगी। गंदे काम, गलत काम कर रहा है, ये वो। आई मीन इंडिया में वेल्थ इज नॉट एप्रिशिएटेड। वो तो एक तरह से कॉलोनियल हैंगओवर है वो तो। हाँ, इंडिया में Socialism का- nobody appreciates wealth, nobody appreciates that. That is why इंडिया के अंदर ना ये जो rags to riches वाली कहानी बहुत चलती है। All the motivational speakers में पहले बहुत गरीब था, मेरे तो खाने रोटी के लाले थे, आज देखो मैंने क्या फोड़ दिया है, सिस्टम ही हैंग कर दिया है भाई साहब, पूरा सिर्फ गेम एक बदल चाय की दिया दुकान है, लगा के पूरा गेम ऑप्शंस बदल से दिया बना है। लिए। हाँ, हाँ। लोगों को लगता है भाई ये हीरो है अपना। I think we've had a lot of things to discuss today और बहुत मजा भी आया सर। I'm Likewise. winding this up. Thank you so much, sir. Thank My you so much pleasure. for being here. My pleasure. I loved it, and I'm sure that guys, everyone who's watching this, if you like the conversation, hit the like button. Please subscribe to the channel if you're new, और please मेरे को comment section में ज़रूर बताना if you want some special guests to be here और हम उनसे बातें करें, and any feedback जो आपको लगता है that we should bring in, please feel free to put it out in the comment section. We'll look at it और हम उसको ज़रूर से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप ऐसा कंटेंट देखते रहें। थैंक यू।